हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर इनसेन एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द टाइमस्केप। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे गहरे सीक्रेट्स रिवील करते हैं। आज का वीडियो कवर करेगा चैप्टर 300 से 310 तक, और यकीन मानिए आज की स्टोरी में जो होने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, गूज बम्स आ जाएंगे। आज हम देखेंगे मास्टर सेवेंथ का वो मास्टरमाइंड रूप जिसे देखकर बड़े बड़े एनिमीज की भी हालत खराब हो जाती है। लेकिन आज के इस नए सफर को शुरू करने से पहले आइए जल्दी से सुपर फास्ट रिकैप ले लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या तबाही मची थी। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब शू किंग, कैप्टन और वू जियानवू उस एंशिएंट एम्परर के पॉकेट रेल्म में गए। वहां वू जियानवू की हेल्प से उस सोए हुए डीमन स्नेक को जगा दिया, लेकिन हमारे हीरो शू किंग ने इस मौके का फायदा उठाया, भयानक सोल पावर अब्सॉर्ब की और अपने 120 धर्मा एपिचर्स खोल लिए। पर उसने अपनी असली ताकत यानी फोर्थ लाइफ फ्लेम दुनिया से छुपा लिया। इसके बाद शुरू हुआ वो महायुद्ध, ग्रेट बैटल, जिसका हम सबको इंतजार था। माउंट डार्क डाओ पर शू किंग और मास्टर सेन यून आमने सामने आए। मास्टर सेन यून को लगा कि उसकी 5 लाइफ फ्लेम्स और डार्क स्पिरिट एवरडोर की सीलिंग पावर शू किंग को हरा देगी। उसने शू किंग को फ्रीज कर दिया और बस उसे मारने ही वाला था। लेकिन तभी आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। शू किंग ने अपनी छुपी हुई 4th लाइफ फ्लेम जला दी। उसकी पावर इतनी डेंजरस थी कि मास्टर सेंग यून का गोल्डन क्रो भी कांप उठा। शू किंग के गोल्डन क्रो ने मास्टर सेंग यून के रैविज मिस्ट बर्ड को जिंदा निगल लिया और शू किंग ने मास्टर सेंग यून का लगभग सारा स्पेशल ब्लड चूस लिया, सक कर लिया। जब बड़े बड़े पेट्रियार्क्स ने बीच में आने की कोशिश की तो कोलिशन के प्रेसिडेंट ने आकर मामला शांत किया। शू किंग को उसकी जीत के लिए डाओ चाइल्ड का स्टेटस मिला और हर साल 8 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स का इनाम। बैटल के बाद स्टोरी में आया एक ब्यूटीफुल और मिस्टीरियस मोड। आर्क इमॉर्टल प्लम डार्क शू किंग को अपने साथ एक मिशन ले गई। वहां हमने देखा कि वो सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं बल्कि कितनी खौफनाक भी हैं, जब उन्होंने एक पूरे पहाड़ को रेत के दाने, ग्रेन ऑफ सैंड में बदलकर मसल दिया। उन्होंने शू किंग को विलो फ्लूट बजाना सिखाया और जाते जाते वो फ्लूट उसे गिफ्ट में दे दी। हालांकि एक बुरी खबर यह थी कि प्लम डार्क की लाइफ अब कम बची है। और पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा कि वापस आने के बाद शू किंग ने अपने पॉइजन बग्स को और भी डेंजरस बना लिया है और अब मास्टर सेवेंथ उसे एक नई जगह ले जा रहे हैं, सुप्रीम बिगिनिंग नेदर फ्लाइट पिलर, जो स्वॉर्ड सेजेस का हेडक्वार्टर है। एक बेहद ठंडी जगह जहां मास्टर सेवेंथ अपने एनिमीज को जाल में फंसाकर मारने का प्लान बना रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम खड़े हैं उस विशाल पिलर के नीचे जहां कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे बड़े राज छिपे हैं। आज के वीडियो में चैप्टर 300 से 310 में हम देखेंगे क्या शू किंग यहां अपनी गोल्ड कोर टेक्निक हासिल कर पाएगा, मास्टर सेवेंथ का वो फिशिंग एक्सपीडिशन क्या है जिसमें बड़े बड़े एनिमीज फिश की तरह फंसने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात, साउथ टोर घोस्ट माउंटेन का वो डरावना सच क्या है जो एक फेसलेस गॉड यानी बिना चेहरे वाले देवता से जुड़ा है। आज शू किंग को मिलने वाली है एक ऐसी फोरबिडन टेक्निक जो उसे इंसान से ज्यादा एक गॉड बना सकती है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का एपिसोड नेक्स्ट लेवल होने वाला है। चलिए पर्दा उठाते हैं आज के इस नए और एक्साइटिंग सफर से। शुरू करते हैं आज का चैप्टर। 301। सूरज की पहली किरण फूटने ही वाली थी। सुबह की हल्की हल्की रोशनी आसमान में फैल रही थी। इसी धुंधलके में शू चिंग अपनी धर्म स्किफ को लेकर 8 सेक कोलिशन की सीमाओं से बाहर निकल गया। उसने अपनी नाव का भेष बदल रखा था। रफ्तार इतनी तेज थी कि देखते ही देखते वो उस विशाल महानगर को पीछे छोड़ आया। शुरुआत में तो उसने जानबूझकर एवरलास्टिंग इमॉर्टल प्रोफेंडिटी रिवर की तरफ जाने का दिखावा किया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने अचानक अपनी दिशा बदल दी। अब उसकी मंजिल थी सुप्रीम आर्बिटर सॉल्वेशन माउंटेन्स, और अगर बारीकी से देखें तो वो सीधा सुप्रीम आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी के इलाके की तरफ बढ़ रहा था। डिंग शू डेक पर खड़ी थी। उसका चेहरा शर्म से हल्का गुलाबी हो रहा था। उसने अपनी पलकें झपकाई जिससे उसकी लंबी बरोनियां हवा में कांप उठी। उसने बड़े ही मनमोहक अंदाज में कहा, बिग ब्रो शू चिंग, जब से हम एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर आए हैं, ये पहली बार है जब मैं सेक्ट से बाहर निकली हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे उसी वक्त बता देना। ये कहते हुए उसने 20 या 30 स्पिरिट नोट्स का एक बंडल निकाला और शू चिंग की तरफ सरका दिया। शू चिंग ने अपनी आदत के मुताबिक बिना सोचे समझे वो नोट्स पकड़ लिए और उसकी तरफ देखा। डिंग शू ने अपना सीना हल्का सा तान रखा था। उसने बैंगनी रंग की मलमल की ड्रेस पहनी थी जिस पर बादलों जैसा रेशमी बैंड लगा था।
ये लिबास उसकी पतली कमर को बहुत खूबसूरती से उभार रहा था। उसके लंबे बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे, जहां उसने अपनी पुरानी तलवार बांध रखी थी। हालांकि वो आर्क इमॉर्टल प्लमडार्क जितनी जानलेवा हद तक आकर्षक नहीं थी, लेकिन उसकी जवानी की ऊर्जा और चेहरे की वो लाली उसे बेहद खूबसूरत बना रही थी। उसका अंदाज दिल जीतने वाला था और हमेशा की तरह उसने ज्ञान के बदले पैसे देने की अपनी आदत को यहाँ भी बरकरार रखा था। यही वजह थी कि शू चिंग को उसके साथ आने से कोई एतराज नहीं था। मास्टर सेवेंथ उनके साथ धर्म स्किफ पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि ये एक शिकार का मिशन था। वो चुपके से पीछे पीछे आ रहे थे। मछली फंसाने का यही सबसे बेहतरीन तरीका था इस पूरे सीन को असली दिखाने के लिए। और चूंकि डिंगशू की बुआ ने उसकी इतनी तारीफ की थी, ये सफर डिंगशू और शूचिंग के लिए एक मिशन बन गया था। उन्हें एक छोटे से देश की जांच का काम सौंपा गया था जो 7 ब्लड आइज को मानता था, लेकिन पिछले कुछ समय से वहां कुछ अजीबोगरीब और डरावनी घटनाएं हो रही थी। शूचिंग ये भी समझ रहा था कि मास्टर सेवेंथ के डिंगशू को साथ भेजने की एक और वजह थी। दुनिया में बहुत उथल पुथल मची थी और भले ही डिंगशू ने फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट हासिल कर लिया था, लेकिन उसके पास अभी भी लाइफ फ्लेम नहीं थी। थोड़ी सख्त ट्रेनिंग उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। और जाहिर सी बात है, सबसे अच्छी सख्त ट्रेनिंग वही होती है जिसमें इंसान दुनिया की असली कड़वाहट को अपनी आंखों से देखे। शूचिंग के लिए जो बात सच में हैरानी वाली थी, वो ये कि झाओ झोंगहेंग कहीं नजर नहीं आ रहा था। फिर भी उसने इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछा। हाथ में स्पिरिट नोट्स लेते हुए उसने डिंगशू को ऊपर से नीचे तक देखा और शांत आवाज में कहा, एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर हर मामले में साउथ फिनिक्स से कहीं आगे है। सेक्ट के बाहर कदम रखते ही हर जगह भयंकर खतरा है। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। जहाज से बाहर जो भी दिखे उसे छूना मत, वो जहरीला हो सकता है। शू चिंग को डिंगशू के साथ काफी सहज महसूस होता था। अपनी बात खत्म करके वो पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। शू चिंग ने अपना चेहरा और अपनी आभा दोनों को छिपा रखा था। मास्टर 7 शिकार करना चाहते थे, इसलिए बिना भेष बदले बाहर निकलना दुश्मनों को खबर करने जैसा होता। डिंगशू ने सिर हिलाया। अंदर ही अंदर वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसने इस ट्रिप पर आने के लिए अपनी बुआ से बहुत मिन्नतें की थी और काफी मनाने के बाद ये मुमकिन हो पाया था। ये देखकर कि शूचिंग ध्यान में बैठा है, उसने सावधानी बरती कि उसे डिस्टर्ब न करे। वो उसके बगल में पालथी मारकर बैठ गई। कभी बाहर के नजारों को देखती तो कभी चोरी छिपे शूचिंग को निहारती। भले ही वो भेष में था, डिंगशू जानती थी कि वो असल में कैसा दिखता है। जब भी वो उसके उस नाजुक और जादू कर देने वाले चेहरे के बारे में सोचती, वो शर्म से लाल हो जाती। एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर के विशाल शहर में आने के बाद उसने बहुत से लोग देखे थे, लेकिन कोई भी शूचिंग के आसपास भी नहीं था। और इससे उसका इरादा और पक्का हो गया कि वो उसका दिल जीत कर रहेगी। 3 दिन बीत गए। ज्यादातर समय धर्म स्किफ पर सन्नाटा रहता था। शूचिंग ध्यान करता और डिंगशू उसे देखती रहती। जब भी वो अपनी आंखें खोलता, वो अपनी बनाई कुछ औषधीय गोलियां निकाल लेती और सवाल पूछने लगती। साथ में स्पिरिट नोट्स देना नहीं भूलती। शूचिंग उनके बीच के इस तालमेल से काफी खुश था। हर गोली के छोटे से नमूने को देखकर वो अपने औषधीय ज्ञान का इस्तेमाल करके उसे बहुत काम की सलाह देता। वो हमेशा बहुत ध्यान से उसकी बातें सुनती और उसकी आंखों में एक अलग ही चाहत दिखाई देती। जब वो बोलती तो उसकी आवाज इतनी कोमल और सुरीली होती कि सुनने वाला बस यही चाहेगा कि वो बोलती रहे। ये कुछ नया था और जब शूचिंग ने इस पर गौर किया तो वो उसे थोड़ा और ध्यान से देखने लगा। डिंगशू मन ही मन बहुत खुश थी। उसकी बुआ ने ही उसे सिखाया था कि इस तरह कैसे बात करनी है। इस बीच वो बार बार आसमान की तरफ देख रही थी, जैसे किसी खास मौके का इंतजार कर रही हो। और 7 दिन बीत गए। आखिरकार वो मौसम आ ही गया जिसका डिंगशू इंतजार कर रही थी। रात के वक्त बादलों की गड़गड़ाहट हुई और बिजली कड़कने लगी। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई जिसने धर्म स्किफ के बाहर सब कुछ धुंधला कर दिया। वहां बैठी डिंगशू का चेहरा पीला पड़ गया। वो शूचिंग से बहुत दूर नहीं थी, पर बहुत करीब भी नहीं। जब भी बिजली कड़कती वो सिहर उठती। शूचिंग ने आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। डिंगशू ने कहा, बिग ब्रो शूचिंग, मेरे मम्मी पापा कभी घर पर नहीं रहते थे, इसलिए जब भी रात को तूफान आता मैं बस कोने में दुबक जाती थी। मुझे पता है मैं अब एक कल्टीवेटर हूँ, लेकिन बिजली की आवाज मुझे आज भी डरा देती है। और बारिश वाली रातें कितनी ठंडी होती हैं, पर मुझे लगता है ठीक है, मैं संभाल लूंगी। आप अपनी साधना करते रहो। बिग ब्रो शूचिंग, मुझ पर ध्यान मत दो। डिंगशू ने धीरे से बोलना शुरू किया था और बात खत्म करते करते उसकी आवाज बस एक कांपती हुई फुसफुसाहट रह गई। उसने कहा, शायद मुझे इसकी आदत है। वो कोने में सिमटी हुई बेहद बेचारी लग रही थी। थोड़ा सोचने के बाद शूचिंग ने शराब की एक कुप्पी निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। डिंगशू हक्की बक्की रह गई। हाँ, इसे पी लो, इससे गर्मी मिलेगी। डिंगशू ने हिचकिचाते हुए शराब ले ली। उसने एक पल के लिए उसे देखा, फिर शूचिंग को देखा। आखिरकार उसने दांत भींचे और एक बड़ा घूंट भर लिया। उसे तुरंत जोर की खांसी आने लगी। शूचिंग ने फौरन एक औषधीय गोली निकाली और कहा, ये खांसी रोक देगी।
चेहरे पर बिना किसी भाव के डिंग शू ने गोली ली और वापस शू चिंग को देखा। बिजली कड़की और वो फिर से कांप गई। शू चिंग का चेहरा हमेशा की तरह शांत था। वो बाहर चमकती बिजली और बारिश के शोर को सुन रहा था। पता नहीं क्यों उसे करीब 1 महीने पहले की एक और बारिश वाली रात याद आ गई, इसी नाव पर, और वो साया जो निडर होकर रेलिंग पर बैठा था। आखिरकार उसने अपनी विलो फ्लूट यानी बांसुरी निकाली, होठों से लगाई और धीरे से फूंक मारी। एक धुन धर्म स्किफ पर गूंजने लगी और रात के अंधेरे में घुल गई। कड़कती बिजली उस बांसुरी के साथ ढोल की तरह संगत दे रही थी। उस धुन में जियांगहू यानी उस जोखिम भरी दुनिया की रूह थी, और साथ ही वो शू चिंग के ख्यालों और जज्बातों को भी बखूबी बयां कर रही थी। जैसे जैसे संगीत आगे बढ़ा, डिंग शू की आंखें हैरानी और मुग्धता से फैल गईं। वो शू चिंग को उसके बैंगनी लिबास में घूर रही थी। उसकी तीखी भौहों और चमकती आंखों के नीचे वो हरी बांसुरी। उसके आसपास सब कुछ जैसे थम सा गया था। उसे पता भी नहीं चला कि कब गाना खत्म हुआ, कब सुबह हुई और कब बारिश रुक गई। अपने ख्यालों को साफ करने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए उसने धीरे से पूछा, बिग ब्रो शू चिंग, उस गाने का नाम क्या है? शू चिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खड़ा हुआ और बाहर देखने लगा, जहां सुबह की रोशनी आसपास की जमीन को रोशन कर रही थी। विशेष रूप से वो दूर एक छोटे से देश की तरफ देख रहा था। यही वो जगह थी जहां उन्हें जाना था। उस देश का नाम था थिंकिंग ऑफ आइज। ये इंसानों का एक देश था जो लंबे समय से आजाद था, लेकिन हालात तब बदले जब 7 ब्लड आइज वहां पहुंचा। कुछ पीढ़ियों पहले इस देश को बनाने वाले एक बुजुर्ग 7 ब्लड आइज के एल्डर हुआ करते थे। अपनी काबिलियत की वजह से उन्हें कोलिशन में सेवा देने के लिए मजबूर किया गया था और वापस लौटने की इजाजत नहीं मिली थी। जब वो बूढ़े हुए तो उन्होंने बसने का फैसला किया और एक देश की नींव रखी। आखिरकार ध्यान करते हुए ही उनका देहांत हो गया। वो दोबारा कभी 7 ब्लड आइज नहीं देख पाए। इन सब वजहों से 7 ब्लड आइज को स्वाभाविक रूप से उस देश के मामलों में दिलचस्पी थी। असल में ये मिशन 2 फ्लेम शिष्य के लिए था, लेकिन चूंकि मास्टर 7 चाहते थे कि शू चिंग सेक्ट के बाहर अकेले सफर करे, उन्होंने इंतजाम किया कि ये मिशन उसे सौंपा जाए। जैसे ही सुबह की पहली किरणें उस छोटे से देश पर पड़ी, आम लोग पहले से ही जाग चुके थे और काम पर लग गए थे। यहाँ वहां घरों से धुआं उठ रहा था। शांति और सुकून देखकर ऐसा लग रहा था कि ये उन चुनिंदा देशों में से है जिसने खुद को सुरक्षित रखा है। जाहिर है इसका बहुत बड़ा कारण वो सुरक्षा मंत्र थे जो 7 ब्लड आइज के उस एल्डर ने इलाके में लगाए थे। इस वजह से कोई गोल्ड कोर कल्टीवेटर भी बिना इजाजत अंदर नहीं आ सकता था। बदकिस्मती से वो सुरक्षा मंत्र अब साफ तौर पर खराब होने लगे थे, जिससे ग्रू यानी वो डरावने साये अंदर घुसने लगे थे। शू चिंग पहले ही फाइल पढ़ चुका था और बुनियादी जानकारी जानता था। 20 दिन पहले 99 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद वो चलती फिरती लाशें बन गए और इलाके में तबाही मचा दी। चूंकि ये देश 7 ब्लड आइज से जुड़ा था, सेक्ट ने जांच के लिए 6th पीक के एक शिष्य को भेजा। हालांकि उस शिष्य के पास लाइफ फ्लेम नहीं थी, लेकिन वो किसी भी आवारा कल्टीवेटर से कहीं बेहतर था। उसकी सूझबूझ और सख्त कार्रवाई की बदौलत मुजरिम की जल्दी पहचान हो गई और उसे मौत की सजा दे दी गई। 10 दिन पहले बिल्कुल वैसी ही घटना फिर हुई और मुजरिम की फिर से पहचान की गई। वो बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा वो शख्स जिसे मौत की सजा दी गई थी। तभी 6th पीक के शिष्य को एहसास हुआ कि इसमें ग्रू शामिल है। उसने सेक्ट को मामले की रिपोर्ट की और गुजारिश की कि अगले 10 दिन बीतने से पहले मदद भेजी जाए। उसके हिसाब से ये घटना अगले 10 दिनों में फिर होगी। और शू चिंग ठीक उसी 10वें दिन वहां पहुंचा था। जब वो पहुंचा तो उसने 6th पीक के शिष्य या उस देश के राजा को खबर नहीं दी। उसने अपनी धर्म स्किफ को देश की सीमाओं से काफी दूर रोका और डिंग शू के साथ नीचे उतर गया। अपने निशान मिटाते हुए वे देश की राजधानी में दाखिल हुए। वहां के सभी नागरिक आम इंसान थे। हालांकि सुरक्षा मंत्रों की वजह से वो शू चिंग द्वारा देखे गए दूसरे आम इंसानों के मुकाबले काफी तंदुरुस्त और स्वस्थ लग रहे थे। उन सब में म्यूटेशन का असर था, लेकिन इतना नहीं कि उनके शरीर गलने लगे। सड़कों पर चलते लोग हंस बोल रहे थे। डिंग शू बड़े कौतूहल से चारों तरफ देख रही थी। वो इंसानों के ऐसे देश में कभी नहीं गई थी, लेकिन साथ ही वो बेवकूफ नहीं थी। उसने बाहरी दुनिया के बारे में पढ़ा था और जानती थी कि उनका सामना किसी ग्रू से है। इसलिए वो बस चुपचाप शू चिंग के पीछे चलती रही और उसे परेशान नहीं किया। शू चिंग अपने साथ एक निचले स्तर का अदृश्य रहने वाला ताबीज लाया था, इसलिए फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल से नीचे का कोई भी व्यक्ति न तो उसे देख सकता था और न ही ताबीज की तरंगों को महसूस कर सकता था। 2 घंटे बीत गए जिसमें शू चिंग घूमता रहा और मुशायरा करता रहा। आखिरकार वो एक खास हवेली के बाहर रुका। उसने नीचे अपनी परछाई की तरफ देखा, जिसने जवाब में कुछ ऐसी तरंगे भेजी जो बता रही थीं कि हवेली के अंदर एक ग्रू मौजूद है। दूसरे लोगों के लिए ये एक मुश्किल मिशन होता, लेकिन शू चिंग के लिए ये एकदम आसान था। बिना किसी हिचकिचाहट के वो हवेली के अंदर चला गया। उसका स्वागत एक मनहूस हवा ने किया। शू चिंग को आदेश देने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसकी परछाई फैली
ली और उस मनहूस हवा को निगल गई। एक पल बाद चबाने की आवाजें सुनाई दी और वो ग्रू खत्म हो चुका था। शू चिंग वहीं खड़ा इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद उसकी परछाई ने उसे जानकारी भेजी कि इलाके में एक और ग्रू है। शू चिंग बड़बड़ाया, मत कहना कि हम फिर से किसी ग्रू ग्लूम से निपट रहे हैं। डिंग शू को साथ लेकर वो परछाई के पीछे पीछे अगले ग्रू की जगह पर गया। परछाई ने उसे भी निगल लिया और फिर शू चिंग को और जानकारी भेजी। एक नहीं, खजाना, नकल। जैसे ही शू चिंग के माथे पर शिकन आई, पैट्रियार्क गोल्डन वज्र वॉरियर मदद के लिए उड़ता हुआ बाहर आया। मालिक, नन्हे शैडो का मतलब है कि उसने सिर्फ एक ग्रू नहीं खाया, वहां दो थे और इनका स्वाद उस ग्रू ग्लूम से अलग था। तो ये शायद ग्रू ग्लूम नहीं है। बहुत मुमकिन है कि हमारा सामना किसी वस्तु से है, एक ऐसी वस्तु जो ग्रू के नकली रूप पैदा करती है। 302 कोई वस्तु। जैसे ही शू चिंग इस बारे में सोचने लगा, परछाई ने उसे कुछ और खास तरंगे भेजी। मालिक, रुकिए, श्रेय कमाना। पैट्रियार्क गोल्डन वज्र वॉरियर को अनुवाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। शू चिंग समझ गया कि परछाई क्या कहना चाहती है। वो उसे रुकने के लिए कह रही थी। ये बता रही थी कि वो हालात संभाल सकती है और अपने लिए कुछ श्रेय कमाना चाहती है। शू चिंग ने सिर हिलाया। पैट्रियार्क को तुरंत खतरे की घंटी महसूस हुई, इसलिए उसने घबराते हुए कहा, मालिक, परछाई अभी नादान है। मुझे लगता है कि नजर रखने के लिए मुझे साथ जाना चाहिए। शू चिंग उसकी राय से सहमत था। एक पल बाद उसकी परछाई जमीन में गायब हो गई और पैट्रियार्क उस काली लोहे की सीख को लेकर उड़ गया और ओझल हो गया। शू चिंग इमारत की छत पर पालथी मारकर बैठ गया और इंतजार करने लगा। डिंग शू ने कुछ बार पलकें झपकाईं। उसे न तो शू चिंग की परछाई दिख रही थी और न ही वो सीख जो टू फ्लेम स्तर की रफ्तार से चल रही थी। हालांकि ये देखकर कि शू चिंग बैठ गया है, वो भी उसके पास बैठ गई और पेस्ट्री का एक डिब्बा निकाला। शू चिंग ने उसकी तरफ देखा। बिग ब्रो शू चिंग, ये सारे स्नैक्स मैंने खुद बनाए हैं। पता नहीं कैसे बने हैं, शायद मुझे और अभ्यास की जरूरत है। इससे पहले कि मैं इन्हें अपनी बुआ, फूफाजी और नानाजी के लिए बनाऊं, क्या आप इन्हें चखकर मेरी मदद करेंगे? शायद आप मुझे कुछ सलाह दे सकें जिससे ये और बेहतर बन जाएं। आदत के मुताबिक डिंग शू ने एक स्पिरिट नोट निकाला। एक पल सोचने के बाद शू चिंग ने अपनी इंद्रियों को इलाके में फैला दिया। हालांकि उसे अपने मास्टर का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन उसे एहसास था कि उसके मास्टर उस पर नजर रखे हुए हैं। स्पिरिट नोट लेने से मना करते हुए उसने एक पेस्ट्री चखी। बुरा नहीं है। ये सुनकर डिंग शू खुश हो गई। वहां बैठे बैठे उसने चारों तरफ देखा, अपनी आवाज धीमी की और बोली, बिग ब्रो शू चिंग, हम उस ग्रू को पकड़ने कब जाएंगे? मैंने जो फाइल पढ़ी थी उसके हिसाब से वो जल्द ही और लोगों को मारने वाला है। वो अभी पकड़ा जा रहा है। शू चिंग ने दूर कहीं देखते हुए जवाब दिया। शहर के दूसरे हिस्से में पैट्रियार्क गोल्डन वज्र वॉरियर परछाई का पीछा कर रहा था। हालांकि परछाई को जाहिर तौर पर पैट्रियार्क पसंद नहीं था और उसने खुद को उससे छिपा लिया था। तू बेकार परछाई, क्या तुझे सच में लगता है कि मैं तुझे और श्रेय लेने दूंगा? बस देखती जा मैं कितना शानदार हूँ। मन ही मन ठंडी सांस लेते हुए पैट्रियार्क ने दिशा बदली और फिर इंसानी रूप ले लिया। उसने अपने कपड़े बदले जिससे वो बिल्कुल स्थानीय आम लोगों जैसा दिखने लगा। फिर वो भीड़ में गायब हो गया। वक्त बीतता गया। परछाई तेजी से आगे बढ़ रही थी, एक के बाद एक ग्रू को ढूंढ निकाल रही थी। जो भी उसे मिलता वो उसे जल्दी से निगल जाती। हालांकि हर एक ग्रू के मरने पर एक नया ग्रू पैदा हो जाता। उनके प्रकट होने का कोई तो क्या कारण समझ नहीं आ रहा था। वो कहीं से भी आ जाते और ऐसा लगता था कि उनसे छुटकारा पाना नामुमकिन है। हालांकि इस सब का एक अच्छा पहलू भी था। शाम होते होते जिस कत्लेआम की आशंका थी वो नहीं हुआ। जैसे जैसे चांद ऊपर आया और भी ज्यादा ग्रू दिखाई देने लगे। ऐसा लग रहा था कि जब तक कत्लेआम पूरा नहीं हो जाता वो चैन से नहीं बैठेंगे। आखिरकार शू चिंग, जो अभी भी इमारत की छत पर बैठा था, उसकी आंखों में बहुत गंभीरता आ गई। अब जबकि रात हो चुकी थी, उसके आसपास का शहर और भी ज्यादा मनहूस लग रहा था। परछाई पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त थी, इधर उधर भागते हुए दाएं बाएं ग्रू को निगल रही थी। मेरे दखल ने ग्रू के व्यवहार में बदलाव ला दिया है। उसके बगल में बैठी डिंग शू माहौल में बदलाव महसूस कर सकती थी और घबराहट महसूस कर रही थी। अचानक कहीं से एक काली रोशनी निकली और शू चिंग के सामने हवा में मंडराने लगी। ये वो काली लोहे की सीख थी। उसमें से एक डिवाइन विल की धारा निकली और शू चिंग तक संदेश पहुंचाया। मालिक, मुझे स्रोत मिल गया है। जैसा कि उम्मीद थी, नादान नन्हा शैडो, लिटिल शैडो, सिर्फ हिंसा और विनाश को समझता है। उसे ये एहसास नहीं है कि ये ग्रू के नकली रूप सिम्युलेकर छेड़े जाने पर और ज्यादा भड़क जाते हैं। अगर आप सच में उन्हें खत्म करना चाहते हैं तो आपको उनके स्रोत को ढूंढना होगा। वो स्रोत बेहद रहस्यमयी और अजीब है। सुरागों का अभी जो हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। सच्चाई का पता लगाने के लिए आपको अतीत की कुछ बेतरतीब घटनाओं पर वापस जाना होगा। आपके इस विनम्र सेवक ने इंसानी रूप लिया और शहर में कुछ जांच पड़ताल की। मैंने अपनी जरूरत की जानकारी पाने के लिए कुछ बार अपनी पहचान और रूप बदला। 2 साल पहले एक बहुत ही कुशल और अनुभवी वैद्य फिजिशियन यहाँ से गुजरा था। उसका इलाज करने का तरीका बहुत अनोखा था। वो मरीज को एक आईना देता और उनसे कहता कि उसे अपने सिरहाने वाली मेज पर रख दें। शू चिंग की आंखें सिकुड़ गईं। वो यहाँ कितने समय तक रहा और उसने आईने से कितने लोगों का इलाज किया? मालिक, आपके इस विनम्र सेवक ने हर चीज की बहुत बारीकी से जांच की। वो वैद्य यहाँ 3 महीने तक रहा। उस समय 7 ब्लड आइज अभी तक कोलिशन में शामिल नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ तैनात कोलिशन
मिशन के शिष्यों को कोई अंदाजा नहीं था कि क्या चल रहा है। आपका विनम्र सेवक उन कुछ घरों में गया जहां इलाज में आईने का इस्तेमाल किया गया था। यकीन मानिए, अगर कोई कल्टीवेटर भी उन आईनों में से एक को देखे तो उसे कुछ भी असामान्य नजर नहीं आएगा। लेकिन आपके लिए मालिक, ये कहानी बिल्कुल अलग होगी। और इतने सालों तक आपके साथ रहने की वजह से मैंने भी एक दो चीजें सीख ली हैं। इसलिए मैंने एक स्पिरिट ऑटोमेटॉन के सबूत देखे। शू चिंग ने उसकी तरफ देखा। आपका विनम्र सेवक अच्छी तरह जानता है कि आपका क्या मतलब है। सबूतों का पीछा करते हुए आखिरकार मुझे एक स्थानीय रईस की हवेली की छत से लटकता हुआ एक आईना मिला। वही समस्या की जड़ है। अगर मैं सही हूँ तो वो वैद्य असल में एक दुष्ट इविल कल्टीवेटर था और उसने अपने आईने को खिलाने और बड़ा करने के लिए इस जगह को चुना था। चूंकि आईना यहाँ है, उसे भी पास में ही कहीं छिपा होना चाहिए, ताकि अगर कोई उसका खजाना ले जाने की कोशिश करे तो वो उस पर प्रतिक्रिया कर सके। ये सब सुनकर शू चिंग ने बोलने के लिए मुंह खोला। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, पैट्रियार्क ने जल्दी से कहा, आपका विनम्र सेवक अच्छी तरह जानता है कि आपका क्या मतलब है। मैं शहर से बाहर संभावित छिपने की जगहों की तलाश में गया और एक निचली पहाड़ी मिली जहां से पूरे शहर का नजारा साफ दिखता है। मैंने उस पहाड़ी से आती हुई कल्टीवेशन बेस की तरंगे महसूस की, जो बताती हैं कि वहां एक कल्टीवेटर मौजूद है। हालांकि वो गहरी नींद की अवस्था में है, शायद उस तकनीक के दुष्प्रभावों की वजह से जिसका वो अभ्यास करता है। घास को पीटकर सांप को चौंकाना नहीं चाहता था, इसलिए आपका विनम्र सेवक बहुत करीब नहीं गया। पैट्रियार्क गोल्डन वज्र वॉरियर ने अपने काम का श्रेय लेने का कोई जिक्र नहीं किया। नतीजतन शू चिंग उसके काम से बहुत खुश था। उसने पानी की एक बूंद भी लीक नहीं होने दी। साथ ही भले ही परछाई सच में कड़ी मेहनत कर रही थी, लेकिन उसकी हरकतों ने शहर को ग्रू के साथ अराजकता में डाल दिया था। तुमने श्रेय कमाया है, शू चिंग ने संदेश भेजा। पैट्रियार्क इतना उत्साहित था कि लोहे की सीख कांप उठी। बहुत समय से उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की थी। परछाई के पास बहुत ही अनोखी क्षमताएं थीं, जिन्होंने उसे चमकने का मौका दिया था, और धीरे धीरे ही सही वो उसके मालिक और स्वामी के साथ एक उभरता सितारा बन रही थी। उसे डर था कि अगर उसने कुछ गलत कह दिया तो वो भयानक शू फिंडिश XU उसे तोप का चारा बनाने में संकोच नहीं करेगा। अब जब उसने अपने काम के लिए कुछ श्रेय कमा लिया था तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। रास्ता दिखाओ, शू चिंग ने संदेश भेजा। लोहे की सीख गूंजी और एक खास दिशा में उड़ गई। शू चिंग ने तुरंत उसका पीछा किया, और हालांकि डिंग शू को कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो देख सकती थी कि वो कितना गंभीर लग रहा है। इसलिए उसने जल्दी से पेस्ट्री का डिब्बा पैक किया और उसके पीछे हो ली। शू चिंग जल्द ही उस रईस की हवेली पर पहुंच गया, अपनी इंद्रियों को बाहर भेजते हुए। उसे कल्टीवेटर की मौजूदगी का संकेत देने वाली कोई तरंग नहीं मिली। ये सुनिश्चित करते हुए कि किसी को परेशान न करे, उसने जल्दी से वो आईना ढूंढ लिया। एक नजर में वो बता सकता था कि ये बहुत अनोखा है। इस पर कोई म्यूटाजन नहीं था, लेकिन जब हवा चली तो ये हल्का सा हिल गया और शू चिंग की आंखों में दर्द होने लगा। उसने अपने लाइफ लैंप्स का इस्तेमाल किया और छतरियों ने उसे सुरक्षा प्रदान की। उसकी आंखें सामान्य हो गईं। शू चिंग हैरान था कि उसकी युद्ध क्षमता और उसके शारीरिक शरीर के स्तर को देखते हुए उसे अभी भी आईने से दर्द महसूस हुआ। इससे ये साफ था कि वो चीज बहुत असाधारण थी। उसने हाथ बढ़ाया और आईना पकड़ लिया, लेकिन तभी आईने ने अचानक हिंसक तरीके से पलटवार किया। शू चिंग की पकड़ से फिसल गया और हवा में उड़ गया। एक पल बाद शू चिंग हवा में दिखाई दिया। उसकी 4 लाइफ फ्लेम्स जल रही थीं। उसके 2 लाइफ लैंप सक्रिय थे और उसकी इंपीरियल क्लास टेक्निक तैयार थी। जब उसने उड़ते हुए आईने की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसके पास 7 लाइफ फ्लेम्स की युद्ध क्षमता थी। युद्ध क्षमता के उस स्तर को देखते हुए आईना पलटवार नहीं कर सका। शू चिंग ने उसे पकड़ लिया और फिर उसे सील करने के लिए अपनी डिवाइन विल अंदर भेज दी। ठीक उसी पल शहर में सैकड़ों परिवारों के घरों में उनके सिरहाने रखे आईने चकनाचूर हो गए। जहां तक शहर में मौजूद उन बेतरतीब ग्रू का सवाल था, वो कांपे और शून्य में विलीन हो गए। इसी बीच शहर के बाहर उस निचली पहाड़ी में एक छिपी हुई हवेली की गुफा से रोशनी की एक किरण निकली। उस रोशनी के भीतर एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी था, जिसका चेहरा बहुत क्रूर था। अजीब बात यह थी कि उसकी त्वचा उतर रही थी, जैसे कि वो कैंचुल बदलने मोल्टिंग की प्रक्रिया के बीच में हो। उससे एक हेवनली पैलेस वाले गोल्ड कोर कल्टीवेशन बेस की शक्तिशाली तरंगे निकल रही थीं। शहर की तरफ देखते हुए वो दहाड़ा, किस नालायक बेवकूफ ने मेरे मामलों में दखल देने की जुर्रत की। जैसे ही उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी जिससे पूरा शहर हिल गया, शू चिंग वहां प्रकट हुआ। उस बूढ़े आदमी को ठंडी नजरों से देखने के बाद वो गोली की तरह पहाड़ी की दिशा में बढ़ा। वो इतनी तेजी से चला कि गोल्ड कोर वाले बूढ़े आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शू चिंग वहां पहुंचा और जमीन हिला देने वाली, पहाड़ कंपा देने वाली ताकत से उससे टकराया। बूढ़े आदमी के मुंह से खून का फवारा फूटा और वो पीछे की तरफ उड़ता हुआ उस निचली पहाड़ी से जा टकराया। जैसे ही
ही पहाड़ ढहा, चट्टाने और मलबा हर जगह बिखर गया। बूढ़े आदमी का चेहरा सदमे और अविश्वास से भर गया। ये युद्ध क्षमता। शू चिंग का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। केवल 2 हेवनली पैलेस वाला कल्टीवेटर ही उसका मुकाबला कर सकता था। क्योंकि उसके पास 7 फ्लेम युद्ध क्षमता थी, इसलिए केवल एक हेवनली पैलेस वाले किसी व्यक्ति को हराना उसके लिए अपने हाथ को पलटने जितना आसान था। बूढ़ा आदमी ये महसूस कर सकता था। अभी भी खून थूकते हुए वो बिना किसी हिचकिचाहट के भागा और एक दुष्ट तकनीक का इस्तेमाल करके खून के रंग की परछाई बन गया, जिसकी रफ्तार बहुत बढ़ गई थी। हालांकि तभी शू चिंग के पीछे गोल्डन क्रो प्रकट हुआ। उसकी तीखी चीख ने बूढ़े आदमी की पुतलियों को सिकोड़ दिया जैसे ही शू चिंग उसके करीब पहुंचा। तुम 8 सेक्ट कोलिशन के शू चिंग हो। बूढ़े आदमी की खोपड़ी सनसना गई जब उसने गोल्डन क्रो को देखा और समझ गया कि शू चिंग कौन है। भागने के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। शू चिंग उसके पास पहुंच गया और एक मुक्का मारा, और बूढ़े आदमी के पास उसे अपने हेवनली पैलेस से रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। पैलेस चकनाचूर हो गया और एक सूखा हुआ गोल्ड कोर दिखाई दिया। एक तीखी चीख निकालते हुए गोल्डन क्रो ने उसे निगल लिया। बूढ़ा आदमी चीखा और पागलों की तरह खून थूकने लगा। बेलफायर में लिपटा शू चिंग का हाथ उसके सिर के ऊपर जम गया, और फिर बेलफायर उसके पूरे शरीर को ढकने के लिए फैल गई। उसकी चीखें आसमान में गूंज उठी। आवारा कल्टीवेटर्स, रोग कल्टीवेटर्स किसी शक्तिशाली सेक्ट के कल्टीवेटर्स से मुकाबला कर ही नहीं सकते थे। और ये बताने की जरूरत नहीं थी कि जब उस बूढ़े आदमी ने गोल्ड कोर में कदम रखा था तो उसके पास सिर्फ 3 लाइफ फ्लेम्स थीं। उसकी नींव से लेकर उसकी योग्यता और उसकी तकनीकों तक वो बस शू चिंग के स्तर पर मौजूद ही नहीं था। जैसे ही बेलफायर ने उसे अपनी चपेट में लिया, उसकी आत्मा बाहर निकल गई और शू चिंग में समा गई, जहां शू चिंग ने उसे अपने पहले धर्मा एपर्चर में कैद कर लिया। हालांकि जैसे ही शू चिंग ने ऐसा किया, उसके चेहरे के भाव बदल गए। अचानक बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा और ऊपर बादलों से 7 आकृतियां नीचे उतरी। उन सभी के चेहरों पर लालच था। जैसे ही वो शू चिंग के करीब आए, एक और भव्य आकृति दिखाई दी, जिसके पीछे 3 हेवनली पैलेस चमक रहे थे, जो उनके चेहरे को एक उज्जवल पवित्र आभा से घेरे हुए थे। शू चिंग, मैं तुम्हारे 8 सेक्ट कोलिशन से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। 303। शू चिंग को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि क्या ये लोग उस बूढ़े आदमी से जुड़े थे जिसे उसने अभी मारा था। उनके कपड़ों से कोई सुराग नहीं मिल रहा था, चाहे वो 7 लोग हों जो उसकी तरफ झपट रहे थे, या वो अधेड़ उम्र का आदमी जिसके पास 3 पैलेस थे। वो उनमें से किसी को नहीं पहचानता था। फिर भी उसे ऐसा नहीं लगा कि वो उस बूढ़े आदमी के साथ काम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस यहीं घात लगाकर उसका इंतजार कर रहे थे। बहुत मुमकिन है कि वो ये पक्का करने का इंतजार कर रहे थे कि उसके साथ कोई दाव प्रोटेक्टर तो नहीं है, और उसके बाद ही उन्होंने हमला किया। ऐसा करने के लिए उनके पास उस पर नजर रखने का कोई तरीका जरूर होगा, और कोलिशन के लोग ही ऐसी जानकारी हासिल करने के काबिल हो सकते थे। उसके भेष को देखते हुए कोई बाहरी व्यक्ति उसके मिशन और मंजिल के बारे में नहीं जान सकता था। क्या सोअरिंग क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट ने मेरे बारे में जानकारी बेच दी? उसने पीछे हटते हुए सोचा। हालांकि वो इतना तेज था कि उन 7 पीछा करने वालों से दूरी बनाए रख सके, लेकिन 3 पैलेस लेवल वाले किसी शख्स से तेज भागना उसके बस की बात नहीं थी। लगता है तुम भाग पाओगे, 3 पैलेस वाले कल्टीवेटर ने एक मनहूस आवाज में कहा। फिर वो इतनी तेजी से चला कि शू चिंग उसकी हरकत को मुश्किल से ही देख पाया। जानलेवा इरादों से भरा वो कल्टीवेटर ठीक शू चिंग के सामने प्रकट हुआ। संकट के उस पल में शू चिंग का वायलेट हेवन सुप्रीम लिमिटलेस क्राउन प्रकट हुआ, जिसने एक सुरक्षात्मक शक्ति पैदा की और उसके और 3 पैलेस कल्टीवेटर के बीच एक बाधा बन गई। एक धमाका हुआ और शू चिंग के मुंह के कोनों से खून रिसने लगा। भले ही वो 3 पैलेस की शक्ति के खिलाफ अपना बचाव कर सकता था, लेकिन ऐसा करने में उसे चोटें तो आनी ही थी। शक्ति के स्तरों में अंतर बहुत ज्यादा था। शू चिंग की पुतलियां सिकुड़ गईं और बिना किसी हिचकिचाहट के वो पूरी रफ्तार से भागने लगा। 3 पैलेस कल्टीवेटर हवा में मंडराता रहा, उसे पीछे हटते हुए ठंडी नजरों से देखता रहा। उसने पीछा करने की कोई कोशिश नहीं की, और इसके बजाय ये पुष्टि करने के लिए इलाके का जायजा लिया कि शू चिंग के पास कोई दाव प्रोटेक्टर है या नहीं। इसके विपरीत बाकी लोग लालच भरी नजरों से उसका पीछा कर रहे थे। पीछा करने वालों के पास असाधारण कल्टीवेशन बेस थे। वो सभी हेवनली पैलेस वाले गोल्ड कोर एक्सपर्ट्स थे। उनमें से 5 के पास 1 पैलेस था और बाकी 2 के पास 2 पैलेस थे। उनकी जादुई तकनीकों की शक्ति से जमीन कांप उठी और शोर से हवा में लहरें और कंपन पैदा हो गए। झटकों की लहरों से आसपास का पहाड़ी परिदृश्य ढहने लगा। इतने सारे हमलों से घिरे होने के कारण शू चिंग के हाथों ने मंत्रों की मुद्राएं बनाई, जिससे जलवाष्प की धाराएं गरजते हुए समुद्री जानवरों में बदल गईं। जैसे ही धमाके गूंजे, शू चिंग ने मुंह भर खून थूका और उसकी आंखें मारने के इरादे से भर गईं। वो बहुत सारे विरोधियों का सामना कर रहा था और उनमें से हर एक असाधारण था। जाहिर है वो उन सभी के खिलाफ एक साथ नहीं लड़ सकता था। वो बस अपना बचाव कर सकता था और जितनी जल्दी हो सके भागने की कोशिश कर सकता था। वो पहले से ही थोड़ा टूटा हुआ लग रहा था। इतनी सारी जादुई तकनीकों के हमले के तहत वायलेट हेवन सुप्रीम लिमिटलेस क्राउन की सुरक्षा कांप रही थी। दूर से भयानक तरंगे फैलती हुई देखी जा सकती थी। गोल्ड कोर लेवल की शक्ति एक जानलेवा घेरा बना रही थी जो धीरे धीरे शू चिंग को घेर रहा था। उसका चेहरा बहुत खराब लग रहा था जब उसने 9 फोल्ड
सुनामी, 9 फोल्ड सुनामी छोड़ी, जिससे विशाल लहरें चारों दिशाओं में फैल गईं। लेकिन तभी 3 पैलेस गोल्ड कोर कल्टीवेटर से एक तीखी आवाज निकली। वो शू चिंग के पास पहुंचा, एक धमकी भरा माहौल छोड़ते हुए, चमकदार रोशनी से घिरा हुआ, जिसने उसे लगभग पवित्र बना दिया। और फिर भी उसकी आंखों में अभी भी शक की चमक थी। तुम्हारे पास सच में कोई दाव प्रोटेक्टर नहीं है? तभी शू चिंग ने ऊपर देखा, उसकी आंखें वीरान थीं और वो चिल्लाया, मास्टर, मास्टर बचाओ। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसके दुश्मनों के चेहरे उतर गए और वो उस दिशा में देखने के लिए मुड़े जहां उसने अभी चिल्लाया था। शू चिंग ने उस पल का फायदा उठाया और अपने कल्टीवेशन बेस को जितना हो सके उतना जोर दिया और पूरी रफ्तार से भाग निकला। उसने अपनी धर्मा स्किफ भी निकाली, जिससे उसे और भी बड़ा बढ़ावा मिला। उसकी दिव्यता का उपयोग करते हुए वो प्रकाश की एक उज्जवल किरण बन गया। क्या मजाक कर रहे हो? 3 पैलेस कल्टीवेटर ने ताना मारा, और फिर भी उसने पीछा नहीं किया। अचानक भागते हुए शू चिंग के सामने लहरें उठी और एक विशाल भ्रामक हाथ दिखाई दिया जो उसकी धर्म स्किफ से टकराया। एक धमाका हुआ और धर्म स्किफ ने खुद को उड़ा लिया, सेल्फ डेटोनेटेड, और फिर भी वो पूरी तरह से नहीं फटी। शू चिंग ने जल्दी से दिशा बदली और फिर से भागने लगा। विशाल हाथ गायब हो गया और उसकी जगह एक काले लबादे में एक लाल चेहरे वाला दाओस्ट पुजारी, दाओस्ट प्रीस्ट दिखाई दिया। हैरानी की बात यह थी कि वो भी एक 3 पैलेस कल्टीवेटर था। वो भी वहां मंडराता रहा, शक की नजरों से इधर उधर देखता रहा और उसने शू चिंग का पीछा नहीं किया। फिर से शू चिंग के सामने लहरें दिखाई दी। इस बार एक विशाल चेहरा दिखाई दिया। उसके बाल नहीं थे और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं। उसने अपना मुंह खोला और शू चिंग की धर्म स्किफ को काटने की कोशिश की। एक धमाका हुआ और धर्म स्किफ ने फिर से खुद को उड़ाने की शक्ति छोड़ी। अफसोस के साथ दिल डूबते हुए शू चिंग ने उसे हटा दिया, दांत भींचे और एक नई दिशा में भागने लगा। एक और दुश्मन सामने आया। इस बार ये एक भारी भरकम अधेड़ उम्र का आदमी था जो ठीक उसके रास्ते में दिखाई दिया। क्रूरता से मुस्कुराते हुए उसने शू चिंग को कुचलने के लिए 3 हेवनली पैलेस की शक्ति छोड़ दी। शू चिंग के मुंह से खून का फव्वारा फूटा और सुप्रीम लिमिटलेस क्राउन की सुरक्षा हिंसक रूप से कांप उठी। अब जबकि शू चिंग भागने में असमर्थ था, वो मूल 3 पैलेस अधेड़ उम्र का आदमी उसके पास पहुंचा। इस समय शू चिंग 4 कल्टीवेटर्स से घिरा हुआ था जो सभी 3 पैलेस लेवल में थे। इस बीच दर्जनों आवारा कल्टीवेटर्स, रोग कल्टीवेटर्स आसपास के अलग अलग इलाकों से उसकी तरफ उड़े। हैरानी की बात यह थी कि वो सभी थिंकिंग ऑफ आइज देश में छिपे हुए थे। शू चिंग का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने चारों तरफ देखा। अचानक उसने एक एंट्रोपिक टेलीपोर्टेशन ताबीज, एंट्रोपिक टेलीपोर्टेशन टैलिस्मैन निकाला और उसे कुचल दिया। तुरंत टेलीपोर्टेशन की शक्ति उमड़ी और शू चिंग गायब हो गया। हैरानी की बात यह थी कि गोल्ड कोर एक्सपर्ट्स में से कोई भी उसे ढूंढने के लिए नहीं भागा। उनके चेहरों पर लालच और मारने का इरादा गायब हो गया। और फिर एक और भी चौंकाने वाली घटना में वो सिर से पैर तक धुंधले होने लगे। बस एक पल बाद वो गायब हो गए, जैसे कि उनका अस्तित्व ही मिटा दिया गया हो। सब कुछ शांत हो गया। करीब 1 घंटे बाद जमीन के एक हिस्से में अचानक हलचल होने लगी। फिर उस जगह पर हरे दाउस लबादे में एक चेचक के दाग वाला बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। अपने आसपास का ध्यान से अध्ययन करने के बाद उसकी आंखें चमकने लगी। ये सब एक भ्रम था, लेकिन वो हमले असली थे। जो कुछ भी हुआ उसके आधार पर ऐसा लगता है कि शू चिंग के पास सच में कोई दाव प्रोटेक्टर नहीं है। लेकिन वो सुरक्षा के बिना अकेले घूमने की इतनी हिम्मत क्यों कर रहा है? वैसे वो भेष बदल कर निकला था। अगर मुझे नहीं पता होता कि वो यहाँ आ रहा है तो उसकी स्थिति का पता लगाना मुश्किल होता। थोड़ा और सोचने के बाद वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया। इस बीच कुछ दूरी पर जंगल में शू चिंग प्रकट हुआ। जैसे ही वो दिखाई दिया उसने मुंह भर खून थूका। फिर सेक्ट को वॉइस मैसेज भेजने के लिए एक जेड स्लिप निकाली। इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, उसके नीचे की जमीन धंस गई और एक विशाल मुंह दिखाई दिया जो उसे निगलने के लिए खुला। चेहरा उतरते हुए वो आसमान में उड़ गया। उसके नीचे गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजी जैसे ही वो विशाल मुंह ऊपर की ओर बढ़ने लगा और एक विशाल दानव जायंट दिखाई दिया जो पूरे 3000 मीटर लंबा था। शू चिंग पूरी रफ्तार से पीछे हटा। हालांकि पलक झपकते ही उसके पीछे की हवा में लहरें उठी और वो चेचक के दाग वाला बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके पीछे 5 हेवनली पैलेस प्रकट हुए, जिससे दबाव की एक अपार शक्ति पैदा हुई जिसने शू चिंग को नीचे दबा दिया। शू चिंग कांप उठा, उसके मुंह से खून निकला और उसकी सुरक्षा बुरी तरह हिल गई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक और एंट्रोपिक टेलीपोर्टेशन ताबीज निकाला और उसे कुचलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी उसके पीछे से एक शांत आवाज गूंजी, सील हो जाओ। तुरंत आसमान के गुंबद में एक विशाल सुनहरा मंत्र स्पेल फॉर्मेशन दिखाई दिया जिसने इलाके की हर चीज को हिंसक रूप से कुचल दिया। शू चिंग का टेलीपोर्टेशन विफल हो गया। ऊपर से उस शक्ति द्वारा अस्तित्व से मिटा दिया गया। उसके पास उड़ने का भी कोई रास्ता नहीं था और इस तरह वो जमीन की तरफ डूबने लगा। चेहरा पीला पड़ते हुए उसने सुनहरे मंत्र को देखने के लिए ऊपर देखा और एक लाल बागे वाले लड़के को उसके ऊपर पालथी मारकर बैठे देखा। हैरानी की बात यह थी कि 5 हेवनली पैलेस उसके ऊपर
पर मंडरा रहे थे। जैसे ही मंत्र घूमे, शू चिंग के अंदर से टूटने की आवाजें आईं। सुप्रीम लिमिटलेस क्राउन की सुरक्षा डगमगा गई और वो जमीन के करीब गिर गया। फिर एक धमाका गूंजा। जब वो नीचे उतरा, अचानक उसके चारों ओर अनगिनत काले बाल दिखाई दिए जिन्होंने उसे लपेट लिया। उसी समय एक संक्षारक शक्ति, कोरोसिव फोर्स, सुप्रीम लिमिटलेस क्राउन की सुरक्षा में रिसने लगी। जैसे ही शू चिंग की सुरक्षा पिघलने लगी, लड़के ने हरे बागे वाले आदमी और दानव की तरफ देखा और कहा, सच में कोई दाव प्रोटेक्टर नहीं है। तुम लोग बहुत ज्यादा सावधान हो रहे थे। इसके अलावा भले ही उसके पास कोई दाव प्रोटेक्टर होता, हम सब यहाँ क्लोन के रूप में हैं। सबसे बुरा क्या होगा, हम अपने क्लोन खो देंगे। किसे परवाह है? आह छोड़ो, अंत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ भी हो, हम अपना मिशन पूरा करेंगे। भले ही 7 ब्लड आइज किसी छोटी मछली पकड़ने की मुहिम पर हो, हम उसके लिए तैयार हैं। उसने एक मंत्र की मुद्रा बनाई और उससे एक भव्य शक्ति निकली, जिससे एक विनाशकारी शक्ति पैदा हुई जो सीधे शू चिंग की ओर उतरी। ठीक उस चरम संकट के पल में एक चिढ़ी हुई आवाज गूंजी, 3 लोग, बस इतना ही? और तुम सब क्लोन हो? कितनी बोरिंग बात है। मास्टर सेवेंथ कहीं से निकलकर ठीक शू चिंग के सामने आ गए। उन्होंने अपनी आस्तीन झटकी और शू चिंग को घेरने वाले बाल बिखर गए। वो दानव की ओर देखने के लिए मुड़े, जिसका चेहरा उतर गया। फिर दानव का शरीर कांप गया और इससे पहले कि वो पलटवार करने की कोशिश भी कर पाता, वो फट गया। इसके बाद मास्टर सेवेंथ ने चेचक के दाग वाले बूढ़े आदमी की ओर देखा। बूढ़ा आदमी कांप गया और एक पल बाद राख में ढह गया। अंत में वो लड़का था जिसकी आंखें तश्तरियों की तरह चौड़ी थीं। जब मास्टर सेवेंथ ने उसकी ओर देखा तो वो एक पल के लिए कांप गया और फिर खून की बारिश में फट गया। मास्टर सेवेंथ की सिर्फ एक नजर से उन सभी का अस्तित्व मिट गया था। शू चिंग अब पहले की तरह गंभीर नहीं दिख रहा था। उसके चेहरे के भाव सामान्य हो गए थे और उसके घाव गायब हो गए। जब उसने आसमान में देखा तो उसे मास्टर सेवेंथ की आवाज सुनाई दी, मैं समझ सकता हूँ। वैसे उन्होंने ठंडेपन से कहा, हम बेवकूफों से नहीं निपट रहे हैं आखिरकार, लेकिन भले ही वो क्लोन के रूप में आए हों, क्या उन्हें सच में लगता है कि इसका मतलब है कि वो साफ बच निकलेंगे? उन्होंने उस दिशा में पकड़ने का इशारा किया जहां दानव फटा था। वहां की हवा विकृत हो गई, जैसे समय ही अलग तरह से बह रहा हो। मांस और खून के टुकड़े वापस एक साथ उड़ गए। एक बार फिर एक दानव का आकार ले लिया जिसकी आंखें आतंक और अविश्वास से चमक रही थीं। तुम? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, मास्टर सेवेंथ ने अपना हाथ नीचे कर दिया। एक तनी हुई डोरी के टूटने जैसी आवाज आई। फिर हैरानी की बात यह थी कि दानव के सिर पर एक असली धागा दिखाई दिया, लगभग रेशम जैसा। धागा टूट रहा था। दानव के सिर से शुरू होकर एक खास दिशा में बढ़ रहा था। जैसे ही दानव मुंह खोले खड़ा रहा, कहीं से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। फिर दानव गिर गया। उसके मुंह से खून का फव्वारा फूटा और वो बुरी तरह चिल्लाया, जैसे उसका शरीर टुकड़ों में बिखर गया। इस बार शरीर शून्य में विलीन हो गया। और तो और क्लोन का असली शरीर, ट्रू बॉडी, जहां भी छिपा था, मास्टर सेवेंथ के गुप्त जादू से अस्तित्व से मिटा दिया गया था। शू चिंग की आंखें फैल गईं। अगर एक क्लोन के पास 5 हेवनली पैलेस थे, तो उसे असली शरीर के कल्टीवेशन बेस के बारे में सोचना पड़ा। संभवतः वो नासेंट सोल स्तर में होगा। जब शू चिंग इस बारे में सोच रहा था, मास्टर सेवेंथ ने अपना ध्यान चेचक के दाग वाले बूढ़े आदमी की ओर लगाया। वही हुआ। जब बूढ़ा आदमी फिर से बना तो उसका चेहरा उतर गया और वो चिल्लाया, मुझे माफ कर दो मास्टर सेवेंथ, मैं कर सकता हूँ। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, मास्टर सेवेंथ ने उस आदमी की आत्मा को इकट्ठा करने के लिए अपना हाथ तेजी से लहराया। शू चिंग ने अफसोस के साथ ये होते हुए देखा और झिझकते हुए कहा, मास्टर, क्या कोई मौका है कि आप मुझे उन आत्माओं में से कुछ दे सकें, ताकि मैं उन्हें अपने धर्मा एपर्चर्स में कैद कर सकूं। शिकारी अपने लिए शिकार करते हैं। तुम्हें शिकार देने के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं तुम्हें हथियार और काबिलियत दूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्होंने अपनी उंगलियों को एक साथ दबाया और एक धागा दिखाई दिया जो बूढ़े आदमी के सिर से निकल रहा था। जैसे ही वो टूटा, एक और दर्दनाक चीख गूंजी। असली रूप और क्लोन एक साथ ढह गए और फिर मास्टर सेवेंथ द्वारा इकट्ठा कर लिए गए। इसके बाद मास्टर सेवेंथ ने अपनी आस्तीन झटकी और जहां लड़का फटा था वहां का खून एक साथ इकट्ठा हो गया। लड़का दिखाई दिया। उसका चेहरा अत्यधिक आतंक से भरा हुआ था। स्पिरिट ट्रोव में कोई ऐसा कैसे कर सकता है? आप एक क्लोन से उसके असली रूप का पता कैसे लगा सकते हैं? आपका असली कल्टीवेशन बेस क्या है? वो पीछे हटा और अपने सामने अपने हाथों को लहराया, जिससे कई बहते हुए मंत्र पैदा हो गए। फिर वो भागा। हालांकि मास्टर सेवेंथ ने बस अपना हाथ लहराया, जिससे लड़के का असली रूप ढह गया। उसका क्लोन भी गायब हो गया, जिसे मास्टर सेवेंथ ने इकट्ठा कर लिया। जब शू चिंग को एहसास हुआ कि उसे एक भी आत्मा नहीं मिलने वाली है, तो उसने सोचा कि कैप्टन ने उस अमर गर्म पानी के झरने इमॉर्टल हॉट स्प्रिंग पर क्या कहा था कि मास्टर दिल के नरम हैं। कप्तान की तरह ही अन्याय का शिकार होने का नाटक करते हुए शू चिंग ने कहा, मास्टर, मेरी धर्म स्किफ 2 बार लगातार खुद को उड़ा चुकी है। मैंने 2 एंट्रोपिक टेलीपोर्टेशन ताबीज भी इस्तेमाल किए। मास्टर सेवेंथ रहस्यमयी तरीके से उस पर मुस्कुराए, फिर सिर हिलाया। चूंकि तुमने ऐसा कहा है, मुझे लगता है कि मुझे इसकी भरपाई करनी चाहिए। उन्होंने अपना हाथ लहराया और लड़के का गायब होता क्लोन कांप गया और एक बिना शरीर वाली आत्मा बाहर निकल गई। मास्टर सेवेंथ ने उसे पकड़ा, उसे आत्मा शक्ति, सोल पावर के
के 59 टुकड़ों में कुचल दिया और फिर उसे शू चिंग में धकेल दिया। शू चिंग कांप उठा जब आत्मा शक्ति के 59 टुकड़े, जो एक हेवनली पैलेस वाले गोल्ड कोर कल्टीवेटर की आत्मा के बराबर थे, उसके दर्जनों धर्म अपर्चर की ओर दौड़े, जिससे उनकी लपटें और भी तेज जलने लगी। 304 59 सोल पावर के हिस्से शू चिंग के शरीर में किसी तूफान की तरह दौड़ गए, जिससे उसके 59 धर्म अपर्चर उस ताकत को दबाने के लिए पूरी शिद्दत से धधक उठे। चूंकि ये ऊर्जा बहुत ज्यादा थी, इसलिए इसे पूरी तरह से अपने में समेटने में थोड़ा वक्त लगने वाला था। हालात को समझते हुए शू चिंग ने तुरंत पालथी मारी और साधना में लीन हो गया। उधर मास्टर सेवेंथ ने अपने आसपास नजर दौड़ाई और एक बोरियत भरा मुंह बनाया। यकीन नहीं होता कि ऐसे छोटे मोटे झींगे मछली लड़ने चले आए थे। कितना बोरिंग है ये सब। उन्होंने अपनी आस्तीन झटकी और देखते ही देखते वहां एक धर्म स्किफ प्रकट हो गई। आकार और बनावट में ये बिल्कुल शू चिंग की नाव जैसी लग रही थी, बस थोड़ी ज्यादा खस्ता हाल थी। लेकिन इसके बावजूद उस नाव के जर्रे जर्रे में एक बहुत ही जबरदस्त दिव्यता बह रही थी। डिंग शू इस धर्म स्किफ के डेक पर लेटी हुई थी। जाहिर है शू चिंग और उस बूढ़े के बीच लड़ाई शुरू होने से पहले ही मास्टर सेवेंथ उसे वहां से निकाल लाए थे। अभी अभी होश में आते ही वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसका चेहरा कुछ बुझा बुझा सा था। तभी उसकी नजर नीचे खड़े मास्टर सेवेंथ पर पड़ी और उसका मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। अंकल। फिर उसने शू चिंग को देखा, जो मास्टर सेवेंथ के बगल में पालथी मारे बैठा था और जिसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। उससे निकलती हुई उस अदृश्य गर्मी और तपिश को महसूस करते हुए वो थोड़ी हिचकिचाई। क्या हुआ अंकल? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और बिग ब्रो शू चिंग को क्या हुआ है? उसने अपनी पलकें झपकाईं और अचानक उसे एक बहुत बुरा एहसास हुआ, जिससे उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल टमाटर जैसा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मत कहना कि अंकल पूरे समय हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। क्या इसका मतलब यह है कि उन्होंने मेरी वो सारी हरकतें देख लीं? डिंग शू का चेहरा शर्मिंदगी से और भी गहरा लाल हो गया। उसके परिवार के किसी बड़े का उसे इस तरह नाज नखरे दिखाते हुए देखना उसके लिए डूब मरने जैसा था। जब मास्टर सेवेंथ ने उसके चेहरे के भाव और वो गहराता लाल रंग देखा तो वो ठहाका लगाकर हंस पड़े। जाहिर है उन्होंने सब कुछ देखा था। अंकल, उसने पैर पटकते हुए और मुंह फुलाते हुए कहा। मास्टर सेवेंथ ने अपना गला साफ किया। मैंने कुछ नहीं देखा, बिल्कुल कुछ भी नहीं। चूंकि मास्टर सेवेंथ का अपना कोई बेटा नहीं था, इसलिए ये कोई हैरानी की बात नहीं थी कि वो अपनी भतीजी को सिर पर चढ़ाकर रखते थे। अभी भी हंसते हुए उन्होंने अपनी आस्तीन हिलाई और एक अदृश्य शक्ति से शू चिंग को लपेटा, फिर उड़कर नाव पर पहुंच गए। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने शू चिंग को धर्म स्किफ के एक कोने में फेंक दिया। फिर उन्होंने अपना हाथ लहराया और उनकी हथेली पर एक सोल पर्ल प्रकट हुआ। वो उसे निगलने ही वाले थे कि उनकी नजर डिंग शू पर पड़ी, जो शू चिंग को बड़ी चिंता से देख रही थी। साफ था कि उसे ये बात पसंद नहीं आई कि मास्टर सेवेंथ ने शू चिंग को इतनी बेरुखी से एक तरफ पटक दिया था। वो बहुत सख्त जान है, मास्टर सेवेंथ ने कहा, अपने दिल में उठती एक अजीब सी कसक को छिपाने की कोशिश करते हुए। चिंता मत करो। मास्टर सेवेंथ के पास जाकर और उनका हाथ पकड़कर डिंग शू ने फिर से मुंह फुलाया और बोली, अंकल भूलिए मत कि शू चिंग अभी छोटा है, वो अभी बढ़ रहा है। क्या आप थोड़ा प्यार से पेश नहीं आ सकते प्लीज? जब हम वापस चलेंगे तो मैं बुआ से आपकी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करूंगी। मास्टर सेवेंथ ने पहले डिंग शू को देखा, फिर शू चिंग को, जिसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी और अभी भी सोल पावर को सोखने में लगा था। आखिरकार उन्होंने एक गहरी आह भरी और मन ही मन सोचा कि अब उन्हें समझ आ रहा है कि उनके सबसे बड़े शिष्य को हर समय किन हालातों से गुजरना पड़ता होगा। बेबसी से सिर हिलाते हुए उन्होंने वो सोल पर्ल लिया और डिंग शू के माथे पर दबा दिया, फिर उसे धीरे से थपथपाया। ठीक है, तुम जाओ और अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो। ये सोल पर्ल तुम्हें 1 फ्लेम लेवल तक पहुंचने में मदद करेगा। थैंक यू अंकल। बहुत खुश होकर डिंग शू चिंग के बगल में पालथी मारकर बैठ गई, आंखें बंद की और ध्यान करना शुरू कर दिया। मास्टर सेवेंथ ने उन दोनों को देखा और कुछ और बार आहें भरी। फिर वो नाव के अगले हिस्से पर गए और अपने हाथ पीठ पीछे बांधकर खड़े हो गए। इलाके का जायजा लेने के बाद उन्होंने एक ठंडी सांस ली और जहाज को दूर दिशा में उड़ा ले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद हवा में हलचल हुई और 2 आकृतियां प्रकट हुई, जिन्होंने लंबे सुनहरे लबादे पहन रखे थे। दोनों के चारों ओर शानदार स्वॉर्ड एनर्जी घूम रही थी, लेकिन उनके चेहरों पर कड़वाहट थी। वो 7 ब्लड आइज का सेक्ट लीडर था। हम जैसे लोग उनके जैसे शख्स के सामने अपनी रक्षा नहीं कर सकते, फिर भी उन्होंने हम पे हमला नहीं किया, शायद कोलिशन के सम्मान की वजह से। और वो चाहते हैं कि हम एक चेतावनी भी साथ ले जाएं। ये दोनों लोग सोरिंग क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट से थे। शू चिंग अपने आप में ही असाधारण है, लेकिन ऐसी जबरदस्त पीठ के साथ उससे निपटना और भी मुश्किल होता जाएगा। इसके अलावा इस घटना के बाद तुम कभी यकीन से नहीं कह पाओगे कि वो सच में अकेला है या नहीं। हमेशा यही डर लगा रहेगा कि कोई शक्तिशाली एक्सपर्ट उसकी मदद के लिए कहीं छिपा बैठा है। एक दूसरे को देखने के बाद दोनों ने सिर हिलाया और वहां से चले गए। उनके जाने के कुछ देर बाद एक और इलाके में हवा कांपी और कई आभाएं फैल गईं।
कई आकृतियां प्रकट हुईं और उन सभी ने एक दूसरे को देखा और आहें भरी। पहले के 2 कल्टीवेटर्स के विपरीत ये कोलिशन के सदस्य नहीं थे, बल्कि ये एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर के स्थानीय आवारा कल्टीवेटर्स थे। उन्हें खबर मिली थी कि 8 सेक्ट कोलिशन का 2 लैंप शिष्य शू चिंग सेक्ट से बाहर जा रहा है और वो स्थिति का फायदा उठाने की उम्मीद में यहाँ दौड़े आए थे। हालांकि अब जब उन्हें शू चिंग के बैकग्राउंड की सच्चाई पता चली तो उनमें से कोई भी लापरवाही से उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्होंने जो देखा था उसने उन्हें अंदर तक डरा दिया था और वो ठीक वही सोच रहे थे जो सोरिंग क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट के 2 कल्टीवेटर्स सोच रहे थे। तो 7 ब्लड आइज ऐसे काम करता है, वो छिपकर देख रहे हर शख्स को चेतावनी दे रहे थे। वैसे भी 8 सेक्ट कोलिशन ने हाल ही में अपने सभी संरक्षित इलाकों में ऐलान किया है कि अगर कोई शू चिंग को मारता है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लाइफ लैम्प्स होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब बात आपकी अपनी असली जिंदगी की आती है तो वो सिर्फ एक ही होती है। ऐसे ख्यालों के साथ वे सब बिखर गए और जाहिर है ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब वे इस घटना की कहानियां फैलाना शुरू कर देंगे। यही वो सुरक्षा थी जो मास्टर 7 शू चिंग को दे रहे थे और ये हर किसी के लिए एक चेतावनी भी थी। वक्त बीतता गया। 7 दिन बाद शाम को शू चिंग ने अपनी आंखें खोली। वो अभी भी धर्म स्किफ पर ही था। जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसके 60 धर्म अपर्चर आग से धधक उठे और उसके दिमाग में बादलों की गड़गड़ाहट जैसी आवाज गूंजने लगी। इस वक्त उसके 120 में से आधे धर्म अपर्चर में आत्माएं भरी हुई थीं। नतीजतन उसका कल्टीवेशन बेस आगे बढ़ चुका था और तो और वो आग बदल चुकी थी। उसकी बेलफायर में अब कुछ ऐसा था जो बेहद गमगीन था। वो उन आत्माओं की पीड़ा और नफरत थी जो लगातार जल रही थी। ये और कोई नहीं बल्कि स्टाइजन फ्लेम थी, एक ऐसी शक्तिशाली आग जिसमें जज्बात समाये थे। एक बार जब ये दुश्मन को जलाना शुरू करती तो ये उनकी भावनाओं पर असर डालती, जिससे हलचल पैदा होती और उनकी आत्मा अस्थिर हो सकती थी। कैसा महसूस कर रहे हो? मास्टर 7 ने नाव के अगले हिस्से से ठंडे अंदाज में पूछा, अपने कंधे के ऊपर से शू चिंग की ओर देखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, शू चिंग ने कहा, अपने पैरों पर खड़े होकर और हाथ जोड़कर झुकते हुए आगे बढ़ते हुए। जब तुम बाहर निकलोगे तो अब काफी सुरक्षित रहोगे और अब एक और जगह है जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं, जो इस यात्रा का असली मकसद है। मैं तुम्हें एक गोल्ड कोर तकनीक देने वाला हूं। ये सुनकर शू चिंग का चेहरा बहुत गंभीर हो गया। बदकिस्मती से ये अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, इसलिए उतावले मत होना। मुझे अभी भी इस पर कुछ आखिरी काम करना बाकी है। इतना कहकर मास्टर 7 ने डिंग शू की तरफ देखा, जो अभी भी एक तरफ ध्यान लगा रही थी। अपना हाथ लहराते हुए उन्होंने उसके चारों ओर सुरक्षा की एक एक्स्ट्रा परत बना दी और फिर धर्म स्किप से नीचे उतर गए। मेरे साथ आओ। शू चिंग उनके पीछे हो लिया और वे दोनों नीचे पहाड़ी जंगल की ओर उतरे। वे सुप्रीम आर्बिटर सॉल्वेशन माउंटेन्स में नहीं थे, लेकिन जमीन अभी भी उबड़ खाबड़ थी और शाम ढलने की वजह से सब कुछ खास तौर पर मनहूस लग रहा था। ऊपर से पेड़ों के बीच एक सेक्ट को देखना मुमकिन था। ये कोई बड़ा सेक्ट नहीं था, लेकिन इसकी सीमाओं के भीतर 3 पर्वत चोटियां थीं। इस वक्त अलग अलग तरह के शिष्य एक चोटी से दूसरी चोटी पर आ जा रहे थे। ये हेवन स्पिरिट सेक्ट है, मास्टर 7 ने कहा। ये कोलिशन का हिस्सा नहीं है, ये बस एक औसत दर्जे का सेक्ट है, न ज्यादा मजबूत न ज्यादा कमजोर। फिर भी इनके पास कुछ बहुत ही अनोखी तकनीकें हैं। मास्टर 7 शू चिंग को सेक्ट की ओर ले गए। शू चिंग के चेहरे पर एक उत्सुकता आ गई, क्योंकि उसके मास्टर उसे सीधे सेक्ट के सुरक्षा मंत्रों KR पार ले गए। एक बार अंदर आने के बाद वे कभी कभी कुछ सेक्ट शिष्यों के पास से गुजरते, लेकिन उनमें से किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा लग रहा था जैसे शिष्य उन्हें देख ही नहीं पा रहे थे। मास्टर 7 शू चिंग को सेक्ट के स्क्रिप्चर पैविलियन यानी शास्त्र भवन में ले गए। वहां 2 गोल्ड कोर कल्टीवेटर्स पहरा दे रहे थे, जो उन 2 लोगों से पूरी तरह बेखबर लग रहे थे जो उनके ठीक बगल से गुजरे। अंदर पहुंचकर मास्टर 7 सीधे उस हाई लेवल सेक्शन में गए जहां आम शिष्यों को जाने की इजाजत नहीं थी। इस जगह का कोई भी सुरक्षा मंत्र उन पर काम करता नहीं दिख रहा था। जाहिर है वे उन्हें पकड़ ही नहीं पा रहे थे। मास्टर 7 उस भवन में ऐसे घूम रहे थे जैसे वो उनका अपना घर हो। उन्होंने अपना हाथ लहराया, जिससे जेड स्लिप शेल्फ से बाहर तैरने लगी। एक एक करके उन्होंने उनकी सामग्री की जांच की। शू चिंग चुपचाप देखता रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। मास्टर 7 मुड़े और उसे घूरा। क्या घूर रहे हो? मैंने बरसों पहले खुद एक पूरी जादुई तकनीक बनाई थी, सिर्फ अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए। शू चिंग ने सिर हिलाया, फिर जल्दी से एक जेड स्लिप पकड़ी और उस पर मौजूद जानकारी को पढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह गुरु और शिष्य हेवन स्पिरिट सेक्ट के स्क्रिप्चर पैविलियन की सबसे ऊपरी मंजिल पर पढ़ाई में डूब गए। मास्टर 7 ने खूब पढ़ाई की। शू चिंग ने उनसे भी ज्यादा पढ़ाई की। वास्तव में जब शू चिंग को कुछ ऐसी जेड स्लिप्स मिली जो एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर के स्थानीय पौधों और वनस्पतियों से जुड़ी थी, तो वो ज्ञान में पूरी तरह से खो गया। कुछ दिनों बाद मास्टर 7 ने उस आखिरी जेड स्लिप को खत्म किया जिसे वो जांचना चाहते थे। उन्होंने आह भरी, बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। जैसा कि पता चला, इस हेवन स्पिरिट सेक्ट के पास धर्म फोर्स को नियंत्रित करने के कुछ शानदार तरीके हैं। अफसोस की बात है कि बाकी हर चीज में ये इतने बेकार हैं। शू चिंग ने सहमति में सिर हिलाया।
उसे पौधों और वनस्पतियों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली थी, लेकिन बदकिस्मती से इसमें से कोई भी बहुत स्पष्ट या विस्तृत नहीं थी। यहाँ की औषधीय किताबों के साथ भी ऐसा ही है, उसने कहा। ऐसा लगता है कि कुछ साल पहले उनके पास चिकित्सा के दाव ऑफ मेडिसिन में कुशल कुछ कल्टीवेटर्स थे, लेकिन उस समय के बाद शायद ही किसी ने उनके ज्ञान को बढ़ाने की परवाह की। किसी भी किताब में लगभग कोई भी पूरक नोट्स नहीं है, फिर भी कम से कम मैं स्थानीय पौधों और वनस्पतियों के बारे में थोड़ा और जान गया हूँ। मास्टर सेवेंथ ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में प्रशंसा चमक रही थी। ज्ञान के लिए प्यार होना एक अच्छी बात है। अपने हाथ पीठ पीछे बांधते हुए वे शू चिंग को स्क्रिप्चर पैविलियन से बाहर ले आए। वापसी के रास्ते में शू चिंग थोड़ा हिचकिचाया, फिर पूछा, मास्टर, मुझे सच में ज्ञान और सीखने से प्यार है। क्या कोई मौका है कि आप मुझे वो जादुई तकनीक सिखा सकें जो पढ़ाई से जुड़ी है? मास्टर सेवेंथ ने उसकी ओर देखा और उनकी आंखों में प्रशंसा और भी बढ़ गई। उन्होंने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। हाँ, लेकिन तुम्हारा कल्टीवेशन बेस अभी पर्याप्त ऊंचा नहीं है। एक बार जब तुम नासेंट सोल में पहुंच जाओगे तो मैं तुम्हें ये सिखा दूंगा। अब चलो जल्दी वापस चलते हैं। कुछ और सेक्ट हैं जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं। मैं तुम्हारी गोल्ड कोर तकनीक के बारे में बहुत शोध कर रहा हूं। योजना ये है कि इन सभी सेक्ट्स में जाएं और अलग अलग विचारों को मिलाकर कुछ ऐसा बनाएं जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो। आगे बढ़ते हुए मैं तुम्हें सच में कड़ी मेहनत करते देखना चाहता हूं। शू चिंग ने सिर हिलाया। इसके साथ वो मास्टर सेवेंथ के पीछे पीछे सेक्ट से बाहर निकला, फिर हवा में ऊपर और वापस धर्मस्किफ पर। एक बार जब वे नाव के अगले हिस्से पर वापस आ गए तो मास्टर सेवेंथ ने शू चिंग को इशारा किया। हम कल्टीवेटर्स चाहे कितना भी सीखें और पढ़ें, हमें कभी भी कृतज्ञ होना नहीं भूलना चाहिए। ये याद रखना। अब आओ, चलो इस सेक्ट को उस मदद के लिए सम्मान दें जो उन्होंने अपने स्क्रिप्चर पैविलियन के माध्यम से हमें दी है। इस तरह अगर हम भविष्य में कभी दुश्मन बने तो हम उन्हें साफ अंतरात्मा के साथ मार सकें। इतना कहकर मास्टर सेवेंथ ने हाथ जोड़े और नीचे स्थित सेक्ट को गहरा झुककर प्रणाम किया। शू चिंग ये देखकर हैरान था कि उसके मास्टर इन मामलों को कितनी गंभीरता से लेते थे। उनके शब्दों को दिल से लगाते हुए उसने भी हाथ जोड़े और गहरा झुककर प्रणाम किया। इसके साथ वे चले गए। जब वे आए तो किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया। जब वे गए तो कोई निशान नहीं छोड़ गए। धर्मस्किफ आसमान में तेजी से गुजरी और क्षितिज पर गायब हो गई। कुछ दिनों बाद वे एक और सेक्ट पर रुके। मास्टर सेवेंथ फिर से शू चिंग को सेक्ट के स्क्रिप्चर पैविलियन में ले गए, जहां उन्होंने पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। वक्त बीतता गया। धीरे धीरे धर्मस्किफ पूर्व की ओर बढ़ी और आखिरकार सुप्रीम आर्बिटर सॉल्वेशन माउंटेन्स में दाखिल हुई। रास्ते में वे एक के बाद एक सेक्ट पर रुके। जब वे 47वें स्क्रिप्चर पैविलियन में थे, मास्टर सेवेंथ ने शू चिंग को पढ़ाई में डूबे हुए देखा और खुद को कहने से नहीं रोक पाए, हम जैसे लोगों के लिए सीखने के सागर का कोई किनारा नहीं है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। चौथे सिब, फोर्थ सिब। बहुत पहले जब मैं तुम्हारे तीसरे बड़े भाई को इस तरह की यात्रा पर ले गया था तो उस जाहिल ने साबित कर दिया कि उसे पढ़ाई से नफरत है, और तुम्हारा सबसे बड़ा भाई भी वैसा ही है। उसने बस इतना किया कि जिन सेक्ट्स में हम गए वहां के सारे खजानों का रिकॉर्ड रखता रहा। केवल तुम चौथे सिब अपने मास्टर जैसे साबित हुए हो। शू चिंग तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा उत्साहित होने वाला इंसान नहीं था। अपने मास्टर की बातें सुनकर उसने वो जेड स्लिप नीचे रख दी जिसे वो देख रहा था। एक पल सोचने के बाद उसने धीरे से कहा, मास्टर, क्या आप एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में किसी ऐसे सेक्ट को जानते हैं जो जहर के दाव, डे ऑफ पॉइजन में माहिर हो? मुझे उसके बारे में और पढ़ने में बहुत दिलचस्पी है। 305। जब शू चिंग ने बिना किसी घबराहट या डर के जहर के दाव यानी पॉइजन दाव को सीखने की इच्छा जताई तो मास्टर सेवेंथ की नजरों में उसके लिए सम्मान और बढ़ गया। उन्होंने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और जोरदार ठहाका लगाया। बिल्कुल ऐसी जगहें मौजूद हैं, चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। इतना कहकर वे शू चिंग को सेक्ट से बाहर ले आए और वापस धर्मस्किफ पर चढ़ गए। इस बार मास्टर सेवेंथ को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। शू चिंग ने बड़ी गंभीरता से नीचे स्थित सेक्ट की ओर मुड़कर गहरा झुककर प्रणाम किया। मास्टर सेवेंथ ये देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने भी ठीक वैसा ही किया। इस बीच डिंगशू अभी भी अपनी कल्टीवेशन पर काम कर रही थी। जाहिर है उसकी योग्यता कोई बहुत असाधारण नहीं थी, इसलिए उस सोल पर्ल की मदद के बावजूद उसे अपने धर्म अपर्चर खोलने में काफी दिक्कत हो रही थी। वक्त बीतता गया और मास्टर सेवेंथ और शू चिंग पढ़ाई में पूरी तरह डूबे रहे। एक महीने बाद जब धर्मस्किफ एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर के पूर्वी हिस्से में काफी गहराई तक पहुंच चुकी थी, मास्टर सेवेंथ को महसूस हुआ कि वो उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां वे शू चिंग के लिए एक तकनीक बना सकते हैं। तभी पढ़ाई का ये दौर अपने अंजाम तक पहुंचा। शू चिंग को पौधों और वनस्पतियों के साथ साथ पॉइजन दाव के मामले में बहुत फायदा हुआ था। वे कई दुष्ट पॉइजन सेक्ट्स में गए थे जहां शू चिंग ने उनकी जहरीली किताबों की बदौलत कुछ बड़ी उपलब्धियां हासिल की थीं। जिस एक क्षेत्र में उसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो था नए जहर बनाने की योजना और विकास को समझना। उसने एक ऐसी तकनीक सीखी थी जिसमें शारीरिक शरीर ही गोली बनाने वाली भट्टी बन जाता है और खून एक श्राप बन जाता है। ये बहुत ही जानलेवा मिश्रण तैयार करने का एक तरीका था। हालांकि जहां तक शू चिंग का सवाल था, ये सब गौण था। जिस चीज ने सच में उसकी आंखों को चमका दिया वो मास्टर सेवेंथ की हथेली पर रखा एक छोटा सा काला गोला था। यह अनगिनत जादुई प्रतीकों से बना था जो भयानक तरंगों के साथ धड़क रहे थे। और भी हैरान करने वाली बात यह थी कि केवल
इसे देखने भर से ऐसा लग रहा था जैसे इसमें बहुत सारी जानकारी समाई हुई है जो दिमाग में उतरने के लिए तैयार है। चौथे सिब, मास्टर सेवेंथ ने गंभीरता से कहा, मुझे उस लड़की सिमा रू का ग्रुगलूम दिल दो। शू चिंग की आंखें गंभीर हो गईं। उसे याद आया कि उसके मास्टर ने उसे बताया था कि वो दिल उसके काम आएगा। अपने होल्डिंग बैग से निकालकर उसने वो दिल अपने मास्टर को सौंप दिया। मास्टर सेवेंथ ने अपनी आस्तीन झटकी और वो ग्रुगलूम दिल उस काले गोले में चला गया। तुरंत वो काला गोला तेजी से धड़कने लगा, लगभग जैसे वो जिंदा हो। उसी समय उससे रोंगटे खड़े कर देने वाली चीखें निकलने लगी। ये वो तकनीक है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है चौथे सिब। ये तुम्हारे व्यक्तित्व से पूरी तरह मेल खाती है। ये खुद को तुम्हारे दिमाग में छाप देगी। ये एक लेगेसी ट्रांसमिशन तरीका है जिसे मैंने इंपीरियल क्लास तकनीकों का अध्ययन करके सीखा है। काले गोले से आने वाली चीखें बंद हो गईं और वो एक काले तरल में बदल गया। मास्टर सेवेंथ ने अपना हाथ लहराया और उसे शू चिंग की ओर भेज दिया। अपना सिर उठाओ। जैसे ही मास्टर सेवेंथ के शब्द गूंजे, शू चिंग ने अपना सिर उठाया और उस काले तरल को देखा। जैसे ही तरल उसके माथे पर पहुंचा, वो दर्द के साथ उसके अंदर घुस गया, उसकी खोपड़ी को भेदता हुआ। उसी समय उसने अजीबो गरीब शक्ति की तरंगे छोड़ी जो उसके दिमाग में जमा हो गईं और एक काले सीलिंग मार्क यानी मुहर में बदल गईं। तुरंत शू चिंग का दिमाग बिजली जैसी गड़गड़ाहट से भर गया जो उसके पूरे शरीर में फैल गई। वो एक छोटी सी नाव की तरह हो गया जो हिंसक समुद्र में ऊपर नीचे हो रही थी। वो सीलिंग मार्क कोई बेजान चीज नहीं थी। वो ऐसे हिल रहा था जैसे जिंदा हो। वो एक दिल जैसा दिखता था और वो शू चिंग के असली दिल के साथ एक लय में धड़क रहा था। जैसे ही धक धक की आवाज गूंजी, जादुई सीलिंग प्रतीक से भारी मात्रा में जानकारी उसके चेतना के सागर में बहने लगी। आंखें बंद करके वो ज्ञान में डूब गया। उसी समय मास्टर सेवेंथ की आवाज उस तक पहुंची, चौथे सिब, मेरा हर शिष्य अलग अलग तकनीकों का अभ्यास करता है। उन सभी को मैंने बहुत शोध के बाद विशेष रूप से बनाया था। तुम्हारी ये गोल्ड कोर तकनीक उस ग्रुगलूम दिल के इर्द गिर्द तैयार की गई है। सैकड़ों अलग अलग गोल्ड कोर तकनीकों पर शोध करने के बाद मैंने विशेष रूप से प्राचीन सम्राट डार्क सेरेनिटी से मिली कई विरासत तकनीकों पर ध्यान दिया। ये बहुत दबंग है जो तुम्हारे लड़ने के तरीकों पर सूट करती है। ये बहुत भयावह है जो तुम्हारे व्यक्तिगत अंदाज पर सूट करती है। और ये बहुत क्रूर है जो तुम्हारे हत्यारे वाली मानसिकता पर सूट करती है। इस तकनीक का नाम है ग्रुगलूम डाउसीजिंग आर्ट। ये कला तुम्हारे एक हाथ को ठोस से भ्रामक में बदल देगी। उस ग्रुगलूम हाथ का उपयोग करके तुम अपने दुश्मन के चेतना के सागर में मौजूद किसी भी हेवनली पैलेस के अंदर पहुंच सकते हो, उसके अंदर के गोल्ड कोर को पकड़ सकते हो और फिर उसे बाहर खींच सकते हो। उसके बाद तुम उसके सार को अपने में मिला सकते हो और उसे अपने खुद के हेवनली पैलेस में जोड़ सकते हो और इस तरह उसे अपना बना सकते हो। इस तरह एक बार जब तुम गोल्ड कोर स्तर पर पहुंच जाओगे तो तुम और भी मजबूत और जानलेवा हो सकोगे। तुम्हारा भविष्य का रास्ता कल्टीवेशन के तरीके के रूप में हत्या पर केंद्रित होगा। ये खून से सनी सड़क होगी। जैसे जैसे तुम्हारा कल्टीवेशन उच्चतम स्तर पर पहुंचेगा, तुम ग्रुगलूम अवस्था में बदलने में सक्षम होगे और ग्रुगलूम्स की प्राकृतिक विशेषताओं के एक हिस्से का उपयोग कर सकोगे। हालांकि ग्रुगलूम्स की अमर कब्जे वाली कलाएं एक जन्मजात क्षमता है और इस तरह हासिल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम कुछ जादुई तकनीकों की शक्ति को नजरअंदाज करने में सक्षम होगे और एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करोगे जो वास्तविकता और भ्रम को बदल देती है। मास्टर सेवेंथ का हर शब्द शू चिंग के दिमाग में बिजली की तरह गूंज रहा था। जैसे ही जादुई प्रतीक से अपार चमक निकली, ग्रुगलूम डाउसीजिंग आर्ट की ढेर सारी जानकारी शू चिंग में भर गई। ये वैसा ही था जब उसने इंपीरियल क्लास तकनीक गोल्डन क्रो एसिमुलेट्स माय रियाद स्पिरिट सीखी थी। विवरण सीधे उसके अंदर छापे जा रहे थे। प्रतीक एक विरासत के बीज की तरह था, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी उससे तकनीक कभी नहीं छीन सके। हालांकि ये एक इंपीरियल क्लास तकनीक नहीं थी, लेकिन ये उसी तरह चौंकाने वाली थी। शू चिंग की आंखें झटके से खुलीं और उसने अपनी सांस को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष किया। चमकती आंखों से अपने मास्टर को देखते हुए वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ, हाथ जोड़े और गहरा झुककर प्रणाम किया। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। शू चिंग पहले ही बता सकता था कि ये तकनीक बेमिसाल और चौंकाने वाली थी, खासकर ये देखते हुए कि ये उस पर कितनी सटीक बैठती थी। उसे अपनी सामान्य लड़ाई की शैली बदलने की जरूरत नहीं होगी। वो बस उस नींव पर निर्माण जारी रख सकता था जो उसके पास पहले से थी। एक बार जब वो गोल्ड कोर में कदम रखेगा तो वो तुरंत इस तकनीक का उपयोग करने में सक्षम हो जाएगा। रात का काफी समय हो चुका था और जैसे ही हवा ने मास्टर सेवेंथ के सफेद बालों को पीछे उड़ाया, वे वहां शू चिंग को देखते हुए खड़े थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। खुश होने की जल्दी मत करो, उन्होंने ठंडेपन से कहा। यह तकनीक अविश्वसनीय रूप से दबंग है और तुम इसमें आसानी से खुद को खो सकते हो। कई गोल्ड कोर की डिवाइन विल तुम्हारे दिमाग को बिखेर सकती है, जिससे तुम एक पागल हत्यारे में बदल सकते हो। अगर तुम इस तकनीक का अभ्यास करना चाहते हो तो तुम्हें एक सहारे के रूप में किसी और चीज की जरूरत होगी। तुम्हें अपनी आत्मा को सहारा देने के लिए कुछ चाहिए होगा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जिन गोल्ड कोर को तुम जब्त करते हो उनकी इच्छाएं तुम पर नकारात्मक प्रभाव न डालें। और इसीलिए हमारा अगला पड़ाव वो जगह है जिसका जिक्र मैंने तुमसे पहले किया था। वो है
है साउथ टोर घोस्ट माउंटेन। शूचिंग को तुरंत वो समय याद आ गया जब उसने अपने मास्टर को एक नक्शा पेंट करते हुए देखा था जिसमें साउथ टोर घोस्ट माउंटेन के पास एक व्यक्ति ध्यान कर रहा था। उसके मास्टर ने बताया था कि साउथ टोर घोस्ट माउंटेन संभवतः शूचिंग के लिए अच्छी किस्मत की जमीन हो सकता है। उस समय मास्टर सेवेंथ ने बस शूचिंग की व्यक्तिगत तकनीक की योजना बनाना शुरू ही किया था। ये महसूस करते हुए शूचिंग पहले से भी अधिक आभारी महसूस करने लगा। चलो चलते हैं, मास्टर सेवेंथ ने कहा। जब हम साउथ टोर घोस्ट माउंटेन पहुंचेंगे तो तुम अपने दिल में एक देवता को स्थापित करोगे। मास्टर सेवेंथ के शब्दों में स्पष्ट रूप से गहरे निहितार्थ थे। इससे पहले कि शूचिंग कोई सवाल पूछ पाता, उन्होंने अपनी आस्तीन झटकी और धर्मस्किफ गड़गड़ाहट के साथ चल पड़ी, ये देखते हुए कि वे पहले से ही पूर्व की यात्रा कर रहे थे। साउथ टोर घोस्ट माउंटेन बहुत दूर नहीं था। रास्ते में डिंगशू ने अपनी आंखें खोली। उसने आखिरकार अपना 30वां धर्म अपर्चर खोल लिया था और अपनी पहली लाइफ फ्लेम जलाई थी। बहुत उत्साह के साथ वो नाव के अगले हिस्से की ओर दौड़ी और उस शानदार चमक वाली अवस्था में प्रवेश किया। उसे देखते हुए शूचिंग ने आह भरी और सोचा कि उसके लिए अपनी पहली लाइफ फ्लेम खोलना कितना मुश्किल रहा था। इसके विपरीत लाडले मास्टर सेवेंथ ने बिना किसी तामझाम के डिंगशू को एक सोइल पर्ल दे दिया था। अचानक शूचिंग को एहसास हुआ कि कप्तान होना कैसा लगता होगा। मास्टर सेवेंथ ने उसे घूरा। लड़कियों को प्यार मिलना चाहिए, लड़कों को सख्त प्यार मिलना चाहिए। ये सुनकर डिंगशू ने अपना मुंह ढका और धीरे से हंसी। अपना स्नैक बॉक्स निकालते हुए उसने उसे खोला और मास्टर सेवेंथ को एक पेस्ट्री दी, जिन्होंने उसे खुशी से ले लिया। फिर डिंगशू ने चोरी छिपे शूचिंग को एक बड़ी पेस्ट्री दी। शूचिंग ने उसे ले लिया, फिर मास्टर सेवेंथ की ओर देखा। मास्टर सेवेंथ ने वापस उसे घूरा। शूचिंग ने कुछ नहीं कहा। एक टुकड़ा लेते हुए उसने ध्यान करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। एक तरफ उसने नई तकनीक की आदत डालने के लिए समय निकाला, जबकि अपने 121वें धर्म अपर्चर पर भी विचार किया। शायद मास्टर सेवेंथ की उपस्थिति की वजह से डिंगशू शूचिंग के मामले में थोड़ी अलग थलग लग रही थी। उसने अपने सवालों के जवाब के बदले उसे स्पिरिट नोट्स नहीं दिए, लेकिन वो अभी भी जिंदादिल लग रही थी और धर्मस्किफ अक्सर उसकी सुरीली आवाज और मास्टर सेवेंथ की जोरदार हंसी से गूंजती रहती थी। हालांकि जैसे जैसे वे साउथ टोर घोस्ट माउंटेन के करीब पहुंचे, डिंगशू ने कम बात की। मास्टर सेवेंथ की हंसी अंततः बंद हो गई और इसका कारण ये था कि जमीन वीरान और दयनीय हो गई थी। ढहते हुए खंडहर और मृत वनस्पतियां जहां तक नजर जाती थीं फैली हुई थीं। मरे हुए जानवरों को खाने वाले पक्षी सड़ती हुई लाशों को नोच रहे थे और एक मनहूस ग्रू जैसी हवा ने उस जगह को भर दिया था। दर्द और पीड़ा का एहसास दम घोटने वाला था, क्योंकि ये हर जगह भारी पड़ रहा था, यहाँ तक कि उस छोटी धर्मस्किफ पर भी। आखिरकार शूचिंग की नजर दूर एक विशाल पहाड़ पर पड़ी। ये बहुत बड़ा था, आसमान में ऊंचाई तक पहुंच रहा था। इसे करीब से देखने पर यह एक विशाल मानव रूप जैसा लग रहा था, जो पालथी मारे ध्यान में बैठा हो। कितनी धूल ने उसे ढक रखा था, ये देखते हुए उसके चेहरे के नक्श समझना मुश्किल था, लेकिन ये क्रूर लग रहा था। उसने एक कवच पहन रखा था और उसके हाथों में एक विशाल धारदार हथियार था। उसके हर कंधे पर एक दुनिया टिकी थी। वो एक क्रूर देवता जैसा लग रहा था। इसे देखकर शूचिंग बुरी तरह हिल गया, क्योंकि वो इस एहसास से भर गया था कि वो किसी पहाड़ को नहीं, बल्कि एक विशाल भूतिया आकृति को देख रहा है। किसी का कल्टीवेशन बेस जितना ऊंचा होगा, ये एहसास उतना ही मजबूत होगा, और जो नश्वर इसे देखेंगे उन्हें एक पहाड़ के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा, और निश्चित रूप से वे बहुत ज्यादा नहीं हिलेंगे। शूचिंग के लिए उस आकृति से भयानक दबाव निकल रहा था और कवच में जानलेवा विनाशकारी शक्ति समाई हुई लग रही थी। उसके कंधों पर मौजूद दो दुनियाएं बहुत सजीव थीं और उनमें अनगिनत राक्षसी शैतान समाये हुए लग रहे थे, जो सभी चौंकाने वाले और डरावने थे। ये एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर का साउथ टोर घोस्ट माउंटेन था। जहां तक उस दुष्ट देवता का सवाल था, उसे साउथ टोर घोस्ट एम्परर के रूप में भी जाना जाता था। उसके कंधों पर मौजूद दो दुनियाएं शायद कभी गौरवशाली और उज्जवल रही होंगी, लेकिन अब वे अनगिनत क्रूर प्राणियों का घर थीं। घोस्ट माउंटेन 7 पिशाचों की पूजा करता था और एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर की 6 महान शक्तियों में से एक था। तुम्हारा काम चौथे सिब इस देवता को अपने दिल में बिठाना है, ताकि भविष्य में तुम जिन गोल्ड कोर को अपने में समाओगे, उनके सभी बाहरी विचारों के खिलाफ ये रक्षक बन सके। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम उस तकनीक का अभ्यास कर सकते हो जो मैंने तुम्हें दी है। अगर तुम नहीं कर सकते तो मुझे तुम्हें एक अलग गोल्ड कोर तकनीक देनी होगी। 306 मास्टर सेवेंथ के शब्द शूचिंग के कानों में गूंज रहे थे। सुनते हुए उसने दूर स्थित उस पहाड़ को देखा, जो वास्तव में साउथ टोर घोस्ट एम्परर था। उसके दिमाग में सदमे की लहरें लगातार उठ रही थीं और हर गुजरते पल के साथ बड़ी होती जा रही थीं। सिर्फ उस पहाड़ को देखने भर से उसकी आंखों में जलन होने लगी। फिर भी उसने बारीकी से और पूरे इरादे के साथ देखा। मरने से पहले ये देवता किस कल्टीवेशन स्तर पर रहा होगा कि वो पहाड़ में बदल गया, और एकमात्र लाश में इतनी असीम भव्यता कैसे समा सकती थी। यह जाहिर तौर पर सबसे शक्तिशाली अस्तित्व था, जिसकी उपस्थिति में शूचिंग कभी रहा था। यहाँ तक कि जॉइन भी इसकी तुलना नहीं कर सकती
सकती थी, और जहां तक वो बता सकता था वो सीलिज़ार्ड पेट्रियार्क भी साउथ टोर घोस्ट एम्परर के स्तर पर नहीं था। केवल वो देवता मीगा जिसे शू चिंग ने मर्मेड आइल्स मर्फोल्क आइल्स में भित्ति चित्र पर देखा था शायद तुलना कर सकता था। वहीं शू चिंग को अपना पहला लाइफ लैंप मिला था। शू चिंग ये नहीं भूला था कि मीगा के कंधों पर भी दो दुनियाएं थीं। उसे यकीन नहीं था कि ये किसी विशिष्ट कल्टीवेशन स्तर की कोई विशेषता थी, लेकिन वो याद उसे कभी नहीं भूली थी। और फिर मास्टर सेवेंथ ने बोलना जारी रखा। चौथे सिब, समय आ गया है कि मैं रिवर्ड एंशिएंट मुख्य भूमि में कल्टीवेशन कैसे काम करता है इस पर से पर्दा उठाऊं। तुम्हें स्पष्ट समझ होनी चाहिए। गोल्ड कोर स्तर के बाद, जिसमें हेवनली पैलेसेस होते हैं, कल्टीवेटर्स नासेंट सोल स्तर की ओर बढ़ते हैं। नासेंट सोल को उप स्तरों में बांटा गया है जिनसे तुम बाद में परिचित होगे। मैं जिस पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ वो ये है कि नासेंट सोल के बाद क्या आता है। नासेंट सोल से परे ऐसे स्तर हैं जो एक दूसरे से उतने ही अलग हैं जितना कि जमीन और आसमान। बेशक प्रगति में कठिनाई भी उतनी ही नाटकीय है। वास्तव में प्रत्येक स्तर पूरी तरह से एक अलग दायरे जैसा है। नासेंट सोल के बाद स्पिरिट ट्रोव स्तर है। स्पिरिट ट्रोव को 5 रहस्यों 5 सीक्रेट्स में विभाजित किया गया है। 5वें रहस्य के बाद वॉइड रिटर्निंग दायरा है। वॉइड रिटर्निंग को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। चौथे चरण के बाद स्मोल्डरिंग गॉड दायरा है। शू चिंग का दिमाग चकरा गया जब मास्टर सेवेंथ ने यह स्पष्टीकरण दिया और फिर साउथ टोर घोस्ट एम्परर पहाड़ की ओर इशारा किया। वो जिन दो दुनियाओं को ढोता है वे दर्शाती हैं कि वो एक दूसरे चरण का स्मोल्डरिंग गॉड एक्सपर्ट है। हमारे पैट्रियार्क सर ब्लड स्मेल्टर वॉइड रिटर्निंग स्तर के पहले चरण में है, यानी स्पेस शैटरिंग 1000 डाउस, स्पेस शैटरिंग 1000 डाउस। अध्यक्ष प्रेसिडेंट वॉइड रिटर्निंग स्तर के दूसरे चरण में है, जो ट्रांसफॉर्म 10,000 वेरासिटीज, ट्रांसफॉर्म 10,000 वेरासिटीज है। उन पहले 2 चरणों के बाद तीसरा और चौथा चरण आता है। ये देखते हुए तुम उन चरणों और साउथ टोर घोस्ट एम्परर के स्तर के बीच के विशाल अंतर की कल्पना कर सकते हो। अगर हमारे पैट्रियार्क को कोई अद्भुत किस्मत वाला अवसर मिलता है तो उनके पास वॉइड रिटर्निंग के दूसरे चरण में कदम रखने का एक बहुत ही कम मौका होगा। जहां तक तीसरे चरण की बात है, वहां तक पहुंचना उतना ही मुश्किल है जितना कि स्वर्ग तक चढ़ना। दूसरे शब्दों में ये लगभग असंभव है। ये देखते हुए चौथे चरण का जिक्र करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जहां तक स्मोल्डरिंग गॉड स्तर की बात है, इसे इस तरह से समझो। मेरे व्यक्तिगत शोध के आधार पर मुझे नहीं लगता कि पूरे एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में एक भी जीवित स्मोल्डरिंग गॉड है। वास्तव में पूरे सी सीलिंग काउंटी में एक भी नहीं है। हमारे पास केवल आधा मृत घोस्ट एम्परर है जो स्मोल्डरिंग गॉड स्तर के दूसरे चरण में है। और तो और वो मूल रूप से एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर का भी नहीं है, वो बस यहाँ मर गया। कोई भी प्राणी जो कल्टीवेशन के इस विशाल स्तर तक पहुंचता है वो देवता कहलाने का हकदार है। ये सब सुनने के बाद शू चिंग पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। साथ ही अब उसे रिवर्ड एंशिएंट में कल्टीवेशन के स्तरों की बहुत अधिक स्पष्ट समझ थी। घोस्ट एम्परर के यहाँ मरने से पहले एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर एक बंजर और अनुपजाऊ जगह थी। हालांकि यहाँ कल्टीवेशन सेक्स थे, लेकिन वे घोर अराजकता की स्थिति में थे। बहुत कम एक्सपर्ट्स प्रमुखता से उभरे, लेकिन घोस्ट एम्परर की मौत के बाद उसकी जीवन शक्ति पोषक तत्व बन गई जिससे सभी प्रकार के जीवित प्राणी पनपे। तुम यहाँ तक कह सकते हो कि एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर की 6 प्रमुख शक्तियों में से लगभग सभी किसी न किसी तरह से उससे जुड़ी हुई हैं। भूल जाओ कि बाहरी लोग सुप्रीम आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी के बारे में क्या कहते हैं। वास्तविकता यह है कि वे इसलिए मौजूद हैं क्योंकि उनके पास घोस्ट एम्परर की कुछ विरासत है, इसीलिए वे इतने मजबूत हैं। 3 स्पिरिट्स डाउ सप्रेसिंग माउंटेन की 3 आत्माएं वास्तव में घोस्ट एम्परर की 3 आध्यात्मिक आत्माओं की अभिव्यक्ति हैं। नेदर स्प्राइट उसकी मानवीय आत्मा है, सनस्लॉटर उसकी पृथ्वी आत्मा है और स्पोरलाइट उसकी स्वर्गीय आत्मा है। घोस्ट एम्परर के कंधों पर मौजूद 2 दुनियाओं में 7 पिशाच 7 फील्ड्स हैं जो उसकी 7 भौतिक आत्माओं की अभिव्यक्ति हैं। स्वॉर्ड सेजेस सुदूर उत्तर में सुप्रीम बिगिनिंग नेदरफ्लाइट पिलर को नियंत्रित करते हैं। वास्तविकता ये है कि वो खंभा घोस्ट एम्परर का हथियार है जिसे उसने मरने से ठीक पहले जमीन में गाड़ दिया था। मास्टर सेवेंथ के शब्द शू चिंग के दिमाग पर बिजली के झटकों की तरह लगे, खासकर आखिरी हिस्सा। उसे अब जाकर एहसास हो रहा था कि स्मोल्डरिंग गॉड दायरा कितना भयानक और शक्तिशाली था। एक स्मोल्डरिंग गॉड की मौत ने पूरे प्रीफेक्चर को पूरी तरह से बदल दिया और अंततः इसे शक्तिशाली एक्सपर्ट से भरी जगह बनने का रास्ता तैयार किया। सच में ऐसे व्यक्ति को देवता कहना उचित ही लग रहा था। शू चिंग के लिए यह पता लगाना भी काफी ज्ञानवर्धक था कि मर्मेड मरफोक का गिरा हुआ देवता मीगा उस स्तर का था। स्मोल्डरिंग गॉड दायरे के ऊपर क्या है? शू चिंग ने झिझकते हुए पूछा। मास्टर सेवेंथ ने आकाश के गुंबद में देखा। वहां मौजूद देवता के टूटे हुए चेहरे को नहीं, बल्कि तारों वाले आकाश को। प्राचीन सम्राटों, एंशिएंट एम्परर्स और इंपीरियल सॉवरेन्स द्वारा बनाई
बनाई गई पवित्र भूमि में या महान प्रजातियों द्वारा लिखे गए इतिहास में इसके बारे में जानकारी हो सकती है। उन्होंने अपनी आस्तीन झटकी और धर्म स्किफ गायब हो गई। शू चिंग और डिंग शू को साथ लेकर वे जमीन पर तैरते हुए नीचे उतरे। हालांकि डिंग शू ने सब कुछ सुना था, लेकिन उसका दिमाग सारी जानकारी को बनाए रखने में सक्षम नहीं था। उसका कल्टीवेशन बेस इतना ऊंचा नहीं था, और अगर वो इसे याद रखने में सक्षम भी होती तो ये फायदे से ज्यादा नुकसान करता। जैसे ही वे नीचे की नीच जमीन पर उतरे, शू चिंग को अभी भी झटके महसूस हो रहे थे। मास्टर सेवंथ बता सकते थे कि वो अभी भी सारी नई जानकारी पचा रहा है, और इस तरह वे उसे एक छोटे से कस्बे की ओर ले गए। ये वो जगह थी जिसे मास्टर सेवंथ ने यात्रा के अगले भाग के लिए विशेष रूप से चुना था। इसे साउथ टोर घोस्ट माउंटेन का हिस्सा माना जा सकता था, हालांकि ये वास्तविक पहाड़ से काफी दूर था। हालांकि पहाड़ कितना बड़ा था, इसे देखते हुए इस गांव से उसका नजारा एकदम साफ दिखता था। हम कुछ समय के लिए इस गांव में रहने वाले हैं, मास्टर सेवंथ ने कहा। शू चिंग, मैं चाहता हूं कि तुम घोस्ट एम्परर को जितना हो सके करीब से देखो। हर दिन तुम्हें अपने दिमाग में छवि की एक रूपरेखा बनानी होगी। अपने हाथ पीठ पीछे बांधे हुए मास्टर सेवंथ शू चिंग को गांव में ले गए, साथ ही डिंग शू को भी, जिसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। गांव बहुत बड़ा नहीं था, जगह को काटते हुए रास्ते गंदे थे, और शरद ऋतु की ठंडी हवा ने सभी इमारतों के कोनों में पत्तियों के बड़े ढेर लगा दिए थे। ये बहुत ही वीरान जगह लग रही थी। हालांकि गांव के बारे में कुछ ऐसा था जो असामान्य था, और वो था वहां जितने बूढ़े लोग थे उतने ही युवा लोग भी थे। ये बात शू चिंग को खटकी। डिंग शू को कोई अंदाजा नहीं था कि ये क्या दर्शाता है, लेकिन शू चिंग जानता था। हालांकि इस समय वो स्थिति में और अधिक देखने के लिए इच्छुक नहीं था। साउथ टोर घोस्ट एम्परर का निरीक्षण करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। 3 नए लोगों के आने से ग्रामीणों का ध्यान खींचा। ऐसी जगह पर बाहरी लोगों का आना आम बात नहीं थी। उसने कहा, तथ्य ये है कि समूह एक युवक और युवती प्लस एक बड़े आदमी से बना था। एक शानदार कवर स्टोरी बनाई। वे 3 लोगों के परिवार की तरह लग रहे थे। नतीजतन वे बहुत ज्यादा अलग नहीं दिखे। फिर भी दुनिया की डॉग ईट डॉग प्रकृति को देखते हुए ग्रामीण स्वाभाविक रूप से बाहरी लोगों के प्रति थोड़े शत्रुतापूर्ण थे और अपनी सुरक्षा बनाए रखते थे। यहाँ तक कि मास्टर सेवंथ द्वारा तीनों के रहने के लिए एक घर खरीदने के बाद भी वो शत्रुता बनी रही। शू चिंग को इन सब की चिंता नहीं थी। उसने अपना समय घर में पालथी मारकर बैठे हुए दूर के पहाड़ को देखते हुए बिताया। ये वैसा ही था जब उसने सुप्रीम वास्टनेस सॉलिटरी सेबर के ज्ञान की तलाश की थी। उसने छवि को अपने दिमाग में बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की। दुर्भाग्य से ये एक कठिन प्रक्रिया थी। इसमें शामिल कठिनाई का स्तर सुप्रीम वास्टनेस सॉलिटरी सेबर से कहीं अधिक था। शुक्र है शू चिंग कभी भी एक अधीर व्यक्ति नहीं रहा था। दिन ब दिन वो बस पहाड़ को देखता रहा, धीरे धीरे और शांत होता गया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसका दिमाग खाली हो गया। हर सुबह मास्टर सेवंथ डिंग शू को गांव में सैर के लिए ले जाते थे। वे बहुत मुस्कुराते थे और ग्रामीणों के साथ बातचीत करने की आदत बना ली थी। धीरे धीरे पड़ोसी उनके आदी होने लगे। जब भी लोग पूछते कि वे कहां से हैं, मास्टर सेवंथ कड़वाहट से मुस्कुराते लेकिन कोई विवरण नहीं देते। लोग सोच समझकर सिर हिलाते और जल्द ही स्थानीय लोग इस बूढ़े आदमी के कड़वे अतीत के बारे में अपनी खुद की कहानी लेकर आए। जब लोग उनके साथ जाने वाली लड़की के बारे में पूछते तो वे हमेशा खिल उठते। वे उन्हें बताते कि वह उनकी बेटी है और जो युवक हर समय घर के अंदर रहता है वो उनका दामाद है जिसने परिवार में शादी की है। जब डिंग शू मास्टर सेवंथ को ऐसी बातें कहते हुए सुनती तो वो बहुत खुश होती और अक्सर बेतहाशा शर्मा जाती। इस तरह वे तीनों गांव में बस गए। दिन शांति और सुकून से बीत गए। शू चिंग ने रोजाना ज्ञान की तलाश की और मास्टर सेवन डिंग शू को बाहर ले गए। जैसे जैसे ग्रामीण स्थिति के आदी होते गए, उन्होंने धीरे धीरे अपनी सुरक्षा कम कर दी। जैसे जैसे ऐसा हुआ, नए लोगों के बारे में उनकी जिज्ञासा और अधिक स्पष्ट हो गई। हालांकि ग्रामीणों ने कठिन जीवन जिया, लेकिन वे एक दूसरे के करीब थे। जैसे जैसे नए लोगों के प्रति उनकी शत्रुता कम होती गई, उसकी जगह दया और यहाँ तक कि गर्मजोशी ने ले ली। ये कुछ ऐसा था जो दुनिया की स्थिति को देखते हुए बहुत बार नहीं होता था। वहाँ बहुत सारे बूढ़े लोग थे और बहुत सारे युवा लोग भी। यह दर्शाता था कि इस गांव को किसी भी सच्चे खतरे ने धमकाए हुए कई साल हो चुके थे। यही एकमात्र तरीका था कि इतने सारे रक्षाहीन बुजुर्ग और युवा जीवित रह सकें। गांव के एक कोने में एक स्कूल था जहां स्थानीय शिक्षक बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाते थे। हर दिन कक्षा के दौरान बच्चों की आवाजों को एक साथ मिलकर पाठ पढ़ते हुए सुनना संभव था और इससे ग्रामीणों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती थी। समूह में एक बच्चा था जिसे मास्टर सेवंथ ने पसंद किया था। वो 8 या 9 साल का लग रहा था और अच्छा दिखने वाला था। वो अन्य बच्चों से अलग था क्योंकि वो बहुत साफ सुथरा था, अपने कपड़ों से लेकर अपने चेहरे तक। उसके पास चमड़े का एक छोटा बैग था जिसमें वो अपनी किताबें रखता था और हमेशा बेहद विनम्र रहता था। जब मास्टर सेवंथ और डिंग शू कभी कभी स्कूल खत्म होने के बाद उससे टकराते तो लड़का डिंग शू को संकोच से देखता और जब वो मास्टर सेवंथ को देखता तो थोड़ा डर जाता। उसने कहा, वो हमेशा सम्मानजनक रूप से झुकता, जिसके बाद वो घर भाग जाता। वो उस घर के ठीक बगल में रहता था जिसे मास्टर सेवंथ ने खरीदा था। उसके पिता बढ़ई थे और उसकी माँ कपड़े रफू करके गुजारा करती थी। हर सुबह वे अपने बेटे को स्कूल भागते हुए देखते और शाम को वे उसे
उसके लौटने के लिए दरवाजे पर इंतजार करते। हर रात वे एक दिया जलाते और खिड़की के पास रात का खाना खाते। खिड़की पर पड़ती उनकी परछाइयों का नजारा बहुत ही घरेलू दृश्य बनाता था। सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा था। हालांकि जब मास्टर सेवेंथ ने ये सब देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। वास्तव में एक बार जब वे शू चिंग के बगल में बैठकर घोस्ट एम्परर को देख रहे थे तो वे मुस्कुराए और बोले, चौथे सिब, अगर मैं इस मिश्रण में एक पांचवा सिब, फिफ्थ सिब जोड़ दूं तो तुम और तुम्हारे बड़े भाई और बहन क्या कहेंगे? शू चिंग मास्टर सेवेंथ पर बहुत बारीकी से ध्यान नहीं दे रहा था। वह पहाड़ पर केंद्रित था। उसकी आंखें कुछ हद तक खाली थीं। वास्तव में जब उसने अपनी आंखें बंद की तो घोस्ट एम्परर की छवि उसके दिमाग में आकार लेने लगी। प्रक्रिया पूरी नहीं थी, लेकिन जब उसने पहाड़ की कल्पना की तो दिव्य अनुनाद, डिवाइन रेजोनेंस के टुकड़े बनने लगे। मास्टर सेवेंथ ने कहा, अचानक शू चिंग को देखने के लिए मुड़ते हुए। उनकी आंखें आश्चर्य से टिमटिमा रही थीं। इतनी जल्दी? अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। यह लगभग मेरे स्तर पर है उस जमाने में जब मैं मास्टर सेवेंथ ने अचानक बोलना बंद कर दिया और उनकी आंखें फैल गईं। ये छोटा गुंडा क्या कर रहा है? मैंने उसे पहाड़ की कल्पना करने के लिए कहा था। बस इसका मूल आकार जानना काफी है। लेकिन वो वास्तव में एक सटीक नकल, एग्जैक्ट कॉपी बनाने की कोशिश कर रहा है। 307। जो भी हो, चौथा सिब, फोर्थ सिब अभी बच्चा है। दीवार से थोड़ा सिर टकराने देने में कोई हर्ज नहीं है। कोई तरीका नहीं है कि वो घोस्ट एम्परर की गूंज, रेजोनेंस की पूरी तरह से नकल कर सके। इस चौथे सिब में बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा है। एक बार फिर शू चिंग को देखने के बाद मास्टर सेवेंथ खड़े हो गए, अपने हाथ पीठ पीछे बांधे और चले गए। इस बीच शू चिंग को अपने आसपास क्या हो रहा है इसकी जरा भी खबर नहीं थी। वो समय का होश खो चुका था और उसका पूरा ध्यान घोस्ट एम्परर की हूबहू नकल बनाने पर था, जैसा कि उसके मास्टर ने समझाया था। ग्रूग्लूम डाओसाइजिंग आर्ट, ग्रूग्लूम डाओसाइजिंग आर्ट का अभ्यास करने का यही एकमात्र तरीका था। एक ऐसी तकनीक जिसे शू चिंग ने महसूस किया कि वास्तव में उस पर बहुत अच्छी तरह से फिट बैठती है। वो वास्तव में चाहता था कि जैसे ही वो गोल्ड कोर में कदम रखे ये उसके लिए उपलब्ध हो, और इसलिए उसे अपने वर्तमान काम में कड़ी मेहनत करने की जरूरत थी। इस चिंता में कि पहाड़ की केवल एक रूपरेखा आउटलाइन काफी नहीं होगी, वो एक बहुत विस्तृत छवि प्राप्त करने पर गहराई से केंद्रित था। शू चिंग को नहीं पता था कि गूंज, रेजोनेंस क्या होती है, लेकिन उसकी सोच जटिल नहीं थी। वो बस अपने दिमाग में इस देवता की एक बहुत विस्तृत और सजीव छवि चाहता था। वो इसे असली चीज के जितना करीब हो सके उतना करीब चाहता था। ये एक पेंटिंग की नकल करने जैसा था, सिवाय इसके कि वो इसे मानसिक रूप से कर रहा था। इसलिए एक सामान्य रूपरेखा बनाने में सफल होने के बाद वो सभी विशिष्ट विवरणों को जोड़ने में जुट गया, और वो प्रक्रिया बहुत बहुत कठिन थी। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से किसी चीज की रूपरेखा बनाने के लिए कहें जिसके पास कोई कलात्मक प्रशिक्षण नहीं है तो वे शायद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनसे यथार्थवादी विवरण भरने के लिए कहें तो ये बहुत कठिन होगा। वास्तव में शू चिंग ने अभी अभी अपनी नकल में एक गलती देखी थी। उसने विवरणों को गलत तरीके से भर दिया था, जिससे छवि अजीब लग रही थी। अपनी अंतरात्मा की आवाज पर काम करते हुए उसने छवि को मिटा दिया और फिर से शुरू किया। एक बाहरी व्यक्ति को उस प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किए जा रहे ज्ञान, एनलाइटनमेंट के स्तर का कोई अंदाजा नहीं होगा। हालांकि मास्टर सेवेंथ सुराग देख सकते थे। वास्तव में उन सुरागों ने ही मास्टर सेवेंथ को, जो अभी अभी बाहर निकले थे, अचानक अपनी जगह पर रुकने और शू चिंग को देखने के लिए वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया। क्या हो रहा है? मुझे अभी थोड़ी सी गूंज क्यों महसूस हुई? मास्टर सेवेंथ ने और करीब से देखा। अब यह चली गई? उसने अपने दिमाग में जो रूपरेखा पहले ही तय कर ली थी वो क्यों चली गई? चौथा सिब क्या कर रहा है? शू चिंग को थोड़ी देर और देखने और ये महसूस करने के बाद कि वो गहरी शांति की स्थिति में है, मास्टर सेवेंथ आखिरकार चले गए। उस दिन उन्होंने डिंग शू के साथ अच्छी सैर की, लेकिन शू चिंग के बारे में सोचना बंद नहीं कर सके। जब वे उस शाम वापस आए तो वे ये देखने के लिए दौड़ पड़े कि क्या हो रहा है। जब उन्होंने शू चिंग को देखा तो वे दंग रह गए। रूपरेखा वापस आ गई है, इतनी जल्दी, और वो गूंज भी है। ये, अरे रुको, यह फिर से चली गई। मास्टर सेवेंथ इतने हैरान थे कि उन्होंने शू चिंग को उसकी समाधि से बाहर निकालने के लिए थप्पड़ मारने पर विचार किया। अंत में उन्होंने खुद को रोक लिया। दिन बीतते गए, यहाँ तक कि दूसरा महीना भी बीत गया। आखिरकार मास्टर सेवेंथ ने शू चिंग के साथ हो रही अजीबोगरीब घटनाओं के सामने हार मान ली। लगभग हर दिन उन्हें महसूस होता था कि शू चिंग ने अपने भीतर की छवि को मिटा दिया है और फिर से शुरू किया है। अंततः उन्हें एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। मैंने उसे एक रूपरेखा की नकल करने के लिए कहा था, बस इतना ही। चौथे सिब, तुम्हें वास्तव में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? अपनी समझ की शक्तियों का दिखावा कर रहे हो। मास्टर सेवेंथ ने कड़वाहट से हंसते हुए सोचा। सच कहा जाए तो पिछले 1 महीने में शू चिंग के लिए उनकी प्रशंसा और भी बढ़ गई थी, और वे उसकी समझ की शक्तियों के लिए एक नई सराहना प्राप्त करने लगे थे। यह छोकरा वास्तव में सुप्रीम आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी के डाओ IST जादू के लिए बहुत उपयुक्त है। उनकी असली विरासत घोस्ट एम्परर से आती है।
कुछ मामलों में ये छोटा गुंडा साउथ टोर घोस्ट एम्परर के डाव के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। वास्तव में शायद यही कारण है कि जब ज्ञान की बात आती है तो वो एक जानवर की तरह है। जैसे ही मास्टर सेवेंथ ने उन चीजों पर विचार किया, शू चिंग ज्ञान प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया। उसने अपनी चेतना के सागर सी ऑफ कॉन्शियसनेस को एक कैनवास की तरह और अपनी समझ की शक्तियों को एक ब्रश की तरह माना। बार बार उसने घोस्ट एम्परर पहाड़ को पेंट किया, बार बार उसने इसे मिटाया और फिर से शुरू किया। नतीजतन उसकी चेतना के सागर में घोस्ट एम्परर पहाड़ और भी सजीव होता गया। जैसे जैसे उसने विभिन्न विवरणों में समायोजन किया और जैसे जैसे उसने बार बार शुरुआत की, छवि और अधिक विस्तृत और जटिल होती गई। हालांकि छवि में घोस्ट एम्परर का कोई चेहरा नहीं था। हर बार जब उसने चेहरा बनाने की कोशिश की तो ये सही नहीं लगा। सच कहा जाए तो वो वास्तव में पूरी छवि से खुश नहीं था। हालांकि अगर कोई बाहरी व्यक्ति इसे देख सकता तो वे पूरी तरह से हैरान रह जाते। आखिरकार फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में किसी के लिए ऐसा कुछ करने में सक्षम होना दुर्लभ था। इसके लिए अविश्वसनीय समझ की शक्तियों की आवश्यकता थी। दुर्भाग्य से शू चिंग को लगा कि वो संतोषजनक परिणाम से बहुत बहुत दूर है। हालांकि उसके चेतना के सागर में घोस्ट एम्परर पहाड़ बेहद सजीव था, लेकिन उसके लिए ये एक खाली खोल जैसा लग रहा था। ज्यादा से ज्यादा ये एक सुंदर खोल था। एकदम सही नकल बनाने के मामले में शू चिंग को लगा कि वो केवल 1/10 लाख के स्तर तक ही पहुंचा है। इसके अलावा चाहे उसने कितनी भी मेहनत की हो, वो इससे बेहतर नहीं कर सकता था। उसके चेतना के सागर में छवि बनने के बाद वो इसके साथ और कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार 67वें 67 दिन उसने अपनी आंखें खोली और उनके भीतर एक रहस्यमय गूंज घूम रही थी। फिर भी शू चिंग ने आह भरी। चारों ओर देखने के बाद उसने पाया कि मास्टर सेवेंथ एक तरफ शांति से बैठे हैं। मास्टर, मैं ज्ञान की तलाश जारी नहीं रख सकता। हताश मत हो, मास्टर सेवेंथ ने ठंडेपन से कहा। हालांकि तुम 3 दिनों में मेरी तरह सफल नहीं हो पाए जैसे मैं बरसों पहले हुआ था, लेकिन मैं जानता हूं कि तुमने वो सब किया है जो तुम कर सकते थे। हालांकि मास्टर सेवेंथ ऐसे लग रहे थे जैसे वे उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन सच्चाई ये थी कि वे अंदर ही अंदर यह देखकर हैरान थे कि शू चिंग में वास्तव में घोस्ट एम्परर पहाड़ की कुछ गूंज थी। ये केवल एक कतरा था, लेकिन अगर इसके बारे में बात फैल गई तो सुप्रीम आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी में खलबली मच जाएगी। मास्टर, मेरी समझ की शक्तियों की सीमाएं हैं और मैं उन तक पहुंच गया हूं। शू चिंग ने अपना सिर झुका लिया और सोचा कि वो वास्तव में अपने मास्टर से तुलना नहीं कर सकता। उसके दिमाग में उसके मास्टर एक गहरे पूल की तरह थे जिसकी तली को देखना असंभव था, और उसे अफसोस हुआ कि उसे बमुश्किल 60 दिनों से अधिक समय के बाद ज्ञान की तलाश बंद करनी पड़ी। हालांकि घोस्ट एम्परर पहाड़ की उसकी मानसिक छवि से काली चमक और चौंकाने वाली तरंगे निकल रही थीं, लेकिन ये उस सही संस्करण से बहुत बहुत दूर थी जो वो चाहता था। वो केवल रूपरेखा संस्करण को ही बुला सकता था। मास्टर सेवेंथ ने शू चिंग को देखा और मन ही मन आह भरी। शू चिंग के आंखें खोलने के बाद उन्होंने जिस गूंज को महसूस किया था वो एकमात्र बदलाव नहीं था, उसकी आभा ऑरा में भी बड़ा अंतर था, क्योंकि अब इसमें थोड़ी सी घोस्ट एनर्जी भी शामिल थी। घोस्ट एनर्जी का मौत से कोई लेना देना नहीं था। यह कुछ रहस्यमय था जो मास्टर सेवेंथ के कल्टीवेशन बेस को देखते हुए बहुत अधिक उल्लेखनीय नहीं था। हालांकि निचले स्तर के कल्टीवेशन बेस वाले लोगों के लिए ये बहुत सार्थक होगा, और तो और ये ग्रूज के लिए बहुत खतरनाक होगा। यदि शू चिंग किसी ग्रू को सीधे देखता तो जब तक उस ग्रू में अविश्वसनीय इच्छा शक्ति न हो वो बुरी तरह हिल जाएगा। मास्टर सेवेंथ ने इसे महसूस किया और शू चिंग की परछाई शैडो ने भी। बेशक मास्टर सेवेंथ की उपस्थिति में परछाई ने खुद को प्रकट करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल अपने आतंक में उबल सकती थी। अब तक परछाई जानती थी कि शू चिंग अगर चाहे तो उसे निगल सकता है। मास्टर सेवेंथ का गाल संक्षेप में फड़क गया, लेकिन उन्होंने जल्दी से अपना चेहरा सामान्य कर लिया। हंसते हुए उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी प्रगति से संतुष्ट नहीं है, कम से कम वो सही दिशा जानता है। चौथे सिब, शायद तुम्हारी समझ की शक्तियां मेरे स्तर पर नहीं है, लेकिन पूरी मानव जाति को देखते हुए वे बिल्कुल भी बुरी नहीं है। थोड़ा नर्वस महसूस करते हुए शू चिंग ने मास्टर सेवेंथ को देखा और पूछा, मास्टर, क्या कोई मौका है कि मेरा ज्ञान का वर्तमान स्तर ब्रूग्लूम डाउसीजिंग आर्ट का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त है? मास्टर सेवेंथ ने उसे वापस देखा और देख सकते थे कि वो कितना नर्वस था। अचानक उन्होंने अंदर से बहुत थकान महसूस की और वास्तव में बात करने का मन नहीं किया। वे खड़े हो गए। यह काम करेगा बमुश्किल। ये सुनकर शू चिंग ने राहत की सांस ली। उसने कहा, वो अभी भी घोस्ट एम्परर पहाड़ के साथ प्रगति करने पर लगातार ध्यान केंद्रित करने के लिए दृढ़ था। उम्मीद है एक दिन उसके पास इसकी एक सही नकल बनाने के लिए पर्याप्त ज्ञान होगा। अपने दिमाग में ऐसे विचारों के साथ वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और बाहर जाने ही वाला था कि डिंगशू कुछ पेस्ट्री लेकर अंदर आई। शू चिंग को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। आप आखिरकार जाग गए, बिग ब्रो शू चिंग। उसकी ओर दौड़ते हुए उसने पेस्ट्री आगे बढ़ा दी। उन्हें देखकर शू चिंग को भूख लगी। हालांकि उसका कल्टीवेशन बेस उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां उसे भोजन की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उसने उस एहसास का आनंद लिया। खाने से उसे संतुष्टि महसूस होती थी। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो झुग्गी झोपड़ियों में ठंड और भूख में बड़ा हुआ था, ये एक वृत्ति थी जो उसका हिस्सा थी।
एक पेस्ट्री लेते हुए उसने उसे खाया। थोड़ा सोचने के बाद उसने दूसरी ली। ये देखकर डिंगशू की मुस्कान चौड़ी हो गई और उसने पहले से कहीं ज्यादा अद्भुत महसूस किया। फलों और अन्य औषधीय पौधों से बनी एक औषधीय तरल की बोतल निकालते हुए उसने उसे पेश किया। उसे देखते हुए वो मुस्कुराया। धन्यवाद। उन शब्दों ने उसे उत्साह से भर दिया और वो कुछ और कहने ही वाली थी कि मास्टर सेवेंथ ने बाहर से ठंडी सांस ली। क्योंकि तुम अपने ज्ञान में असफल रहे, हमें जाना होगा। डिंगशू ने मुंह फुलाया लेकिन जवाब में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। शू चिंग भी उसी स्थिति में था। साथ में वे बाहर चले गए। शाम का समय था और जैसे ही डूबते सूरज की रोशनी मास्टर सेवेंथ पर पड़ी, जो अपने हाथों को पीठ पीछे बांधे आंगन में खड़े थे, वे बहुत खुश नहीं लग रहे थे। कुछ बार पलकें झपकाते हुए डिंगशू उनकी ओर दौड़ी और स्नैक बॉक्स आगे बढ़ा दिया, जबकि वो स्पष्ट रूप से मुंह फुलाए हुए थी। ये देखकर मास्टर सेवेंथ थोड़ा रिलैक्स हुए और यहाँ तक कि खुश भी दिखे। ये एक ऐसा भाव था जो शू चिंग ने पहले देखा था। इसने उसे प्लैंक स्प्रिंग वे के बूढ़े सराय वाले की याद दिला दी और इसने उसे सराय में उस सफेद एनाकोंडा के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही शू चिंग ने यादें ताजा की, मास्टर सेवेंथ ने एक पेस्ट्री खाई। फिर उन्होंने एक सफेद पहचान पदक आइडेंटिटी मेडालियन निकाला और उसे शू चिंग की ओर उछाल दिया। उसे बगल वाले बच्चे को दे दो जो स्कूल से निकलने वाला है। मैं अक्सर बाहर नहीं निकलता, इसलिए चूंकि हम यात्रा कर रहे हैं, मैं जाल फैलाना चाहता हूँ एक तरह से। देखते हैं कि क्या हम एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में कहीं 5वां सिब, 5th सिब ढूंढ सकते हैं। मैं गांव के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहकर मास्टर सेवन डिंगशू को अपने साथ गांव से बाहर ले गए। हालांकि वो शू चिंग से अलग होने के लिए अनिच्छुक लग रही थी। नारंगी रंग की रोशनी ऊपर से गांव पर छन कर आ रही थी जब शू चिंग पास की पत्थर की बाड़ पर बैठ गया। सूर्यास्त देखते हुए उसने इंतजार किया। उसने जो जगह चुनी थी वो पड़ोसी के घर जाने वाली सड़क पर ठीक थी। जल्द ही उसने एक लड़के को रास्ते से नीचे कूदते हुए देखा, जिसके कंधे पर चमड़े का बैग लटका हुआ था। वो बहुत साफ सुथरा लग रहा था। जब भी वो किसी अन्य पड़ोसी को देखता तो वो विनम्रता से झुकता, हमेशा मुस्कुराता और हमेशा खुश रहता। जब वो घर के करीब पहुंचा और शू चिंग को पत्थर की बाड़ पर बैठे देखा तो वो रुक गया। नमस्ते बिग ब्रदर। उसकी मुस्कान थोड़ी जबरदस्ती की लग रही थी और यहाँ तक कि थोड़ी डरी हुई भी। शू चिंग महसूस कर सकता था कि डर असली था, लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि इस लड़के के भीतर एक गहरी क्रूरता, प्रोफाउंड फेरोसिटी थी, जो बस बाहर निकलने की कगार पर लग रही थी। 308। जिस समय उस लड़के ने अपना मुंह खोला, ठीक उसी समय उसके पीछे के घर का दरवाजा खामोशी से खुल गया। लड़के के माता पिता बाहर निकले। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में ठंडक थी जब उन्होंने शू चिंग को देखा। शाम के आसमान को ढकने के लिए काले बादल उमड़ आए और बारिश की बूंदें गिरने लगी। दूर कहीं बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली कड़कने की आवाजें आ रही थी। जैसे ही बारिश होने लगी, गांव वाले अपने घरों की ओर भागने लगे। हवा ने सड़क पर पड़ी धूल और पत्तियों को उड़ा दिया। किसी भी आम देखने वाले को ये एक रोजमर्रा के तूफान से ज्यादा कुछ नहीं लगता, लेकिन शू चिंग देख सकता था कि ये सब उसके सामने खड़े लड़के की वजह से हो रहा है। खैर, ये दिलचस्प है। मुड़ते हुए उसने लड़के के माता पिता की जांच की। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके चेतना के सागर में घोस्ट एम्परर पहाड़ चमक उठा और उसकी पुतलियां अचानक चमक उठीं। लड़के के माता पिता कांप उठे और उनकी आंखों की ठंडक अचानक आश्चर्य और आतंक में बदल गई। बिल्कुल वही अभिव्यक्ति लड़के की आंखों में भी दिखाई दी। शू चिंग ने कोई दबाव नहीं डाला। उन्हें देखने के बाद उसने घोस्ट एम्परर पहाड़ की छवि को वापस खींच लिया और फिर माता पिता से नजरें हटा ली। वे उसकी चिंता का विषय नहीं थे। उसे दिलचस्पी उस लड़के में थी जिसके चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान थी। शू चिंग बाढ़ से नीचे कूदा और आगे बढ़ा। लड़के का चेहरा उतर गया और वो पीछे हट गया। शू चिंग ने सफेद कमांड पदक, कमांड मेडालियन, उसकी दिशा में उछाल दिया। ये तुम्हें 8 सेक्ट कोलिशन में 7 ब्लड आइज में शामिल होने के योग्य बनाता है। लड़के ने पदक नहीं पकड़ा और वो एक धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। शू चिंग को कोई परवाह नहीं थी। उसने चलना शुरू कर दिया और जैसे ही वो लड़के के पास से गुजरा, उसने कहा, क्या तुम इंसान बनना चाहते हो? वह गांव से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद भारी बारिश होने लगी। पानी की पटपट आवाज बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मिल गई, क्योंकि जमीन और खुद गांव धुलकर साफ हो गया। उस बारिश के बीच लड़का वहीं खड़ा रहा जहां वो था, जैसे उसके माता पिता। वे हिले नहीं। वे सभी वहां पड़े सफेद कमांड पदक को देख रहे थे जिस पर बारिश हो रही थी। आखिरकार लड़का बोला, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे जाकर इसे देखना चाहिए? लड़के के माता पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। सही, लड़का बड़बड़ाया, मैं भूल गया था। मैंने तुम्हें बनाया है। तुम्हारे पास साधारण दिमाग है और तुम उस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। उसने कमांड पदक को देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लड़का इंसान नहीं था, न ही वो गैर मानव था। वो असल में एक ग्रू था, और उस पर भी एक बहुत ही खास तरह का ग्रू। उसके पास अद्भुत युद्ध क्षमता नहीं थी, लेकिन वो दुनिया में रहने वाली अनगिनत अन्य बुद्धिमान प्रजातियों की तरह स्पष्ट रूप से सोच सकता था। और फिर भी किसी अज्ञात कारण से उसके अंदर एक इंसान के रूप में जीने की बहुत गहरी इच्छा थी। बरसों पहले इस गांव को खोजने के बाद उसने इंसानी रूप ले लिया था। उसने इन 2 माता पिता को भी बनाया था। हर दिन वो खुशी खुशी स्कूल जाता था। बार बार कई साल बीत जाने के बाद
वो ग्रामीणों की यादों से खुद को मिटा देता और फिर से शुरू करता, और इस तरह वो एक युवा छात्र के रूप में अंतहीन खुशी के दिन जीता रहा। सच कहा जाए तो वो पहले ही भूल चुका था कि वो कब से ऐसा कर रहा है। शायद बरसों से, शायद पीढ़ियों से उसने अपने स्कूल के साथियों को बड़ा होते, बूढ़ा होते और मरते देखा था। फिर भी वो हमेशा वैसा ही रहा। उन सभी वर्षों के दौरान उसने हमेशा गांव को सुरक्षित रखा था। यही कारण था कि ये इतनी शांतिपूर्ण जगह थी और इसमें इतने सारे बुजुर्ग और युवा लोग क्यों थे। शू चिंग ने घोस्ट एम्परर पहाड़ की बदौलत वो सब देख लिया था और उसे ये भी एहसास हुआ कि मास्टर सेवेंथ क्यों चाहते थे कि लड़के के पास एक पहचान पदक हो। जहां तक इस बात का सवाल है कि लड़का 7 ब्लड आइज में आएगा या नहीं, ये कुछ ऐसा नहीं था जिसके बारे में शू चिंग को चिंता करने की जरूरत थी। वो बस इतना जानता था कि ये गुरु निश्चित रूप से दूसरों से अलग था। जैसे ही बारिश हुई, शू चिंग तैरते हुए धर्मा स्किफ तक गया और उस पर सवार हो गया। मास्टर सेवेंथ ने कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने बस अपनी आस्तीन झटकी, जिससे धर्म स्किफ दूर दिशा में उड़ गई। मास्टर सेवेंथ वापस जाने की जल्दी में नहीं लग रहे थे। उन्होंने यात्रा में अपना समय लिया। एक मौके पर वे शू चिंग और डिंग शू को एक बड़े शहर में ले गए। एक अमीर परिवार की हवेली के बाहर एक पेड़ पर झुककर उन्होंने एक युवा राजकुमार का निरीक्षण किया। एक और बार वे एक छोटे से देश में गए जहां उन्होंने कुछ पीड़ित आम लोगों को देखा। शू चिंग को कोई अंदाजा नहीं था कि उस समय मास्टर सेवेंथ क्या सोच रहे थे। एक और मौके पर वे एक ऐसी जगह गए जो एक स्कैवेंजर बेस कैंप जैसी थी। मास्टर सेवेंथ को जो कुछ भी हो रहा था उसमें मजा आ रहा था और वे कभी कभी शू चिंग और डिंग शू से पूछते कि वे किसी विशेष व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं। जब मास्टर सेवेंथ किसी ऐसे व्यक्ति को देखते जिसे वे पसंद करते तो वे शू चिंग से एक सफेद कमांड पदक पहुंचवाते। जिन सभी को ऐसा पदक मिला वे अपनी किशोरावस्था में युवा पुरुष और महिलाएं थे। उनमें एक अमीर राजकुमार, एक गरीब विद्वान, एक भिखारी लड़की और एक कमजोर बच्चा शामिल था। जैसे जैसे ये सब हुआ, शू चिंग ने धीरे धीरे स्कैवेंजर बेस कैंप में अपने समय और मास्टर सेवेंथ के नौकर के बारे में सोचा। इस विशेष सैर पर मास्टर सेवेंथ ने नौकर को साथ लाना उचित नहीं समझा था, इसलिए काम शू चिंग पर छोड़ दिया गया था। शू चिंग को अंततः एहसास हुआ कि मास्टर सेवेंथ ने जिसे भी पदक दिया उसमें कुछ अद्वितीय गुण थे। उदाहरण के लिए, राजकुमार की आत्मा और शारीरिक शरीर बहुत अच्छी तरह से जुड़े नहीं थे। कोई भी साधारण व्यक्ति इसे नहीं देख पाता, लेकिन अब जब शू चिंग की दृष्टि घोस्ट एम्परर पहाड़ से संवर्धित थी तो उसने इसे तुरंत देख लिया। इससे पता चला कि राजकुमार पर किसी का कब्जा पोजेस्ड था। गरीब देश की मूर्ख भिखारी लड़की खाना मांगने में खुश लगती थी, फिर भी उसका शरीर सड़न से बर्बाद हो रहा था। और तो और, जो कोई भी दिन में उसे परेशान करता, उसे सोते समय बुरे सपने आते। बुरे सपने उस लड़की से आते थे। शाम के समय वो अपने शरीर के सड़ते हुए हिस्सों को खुरचती और उनका उपयोग किसी तरह का श्राप बनाने के लिए करती। ये किसी तरह की जादुई तकनीक नहीं थी, बल्कि किसी तरह की जन्मजात क्षमता थी। उसने इसे इतनी अच्छी तरह से छिपा रखा था कि किसी को पता नहीं था कि वो क्या कर रही है। और तो और, जो लोग बुरे सपनों से पीड़ित थे वे उनसे मरते नहीं थे। हालांकि घातक दुर्घटनाओं से पीड़ित होने की उनकी संभावना नाटकीय रूप से बढ़ जाती थी। स्कैवेंजर जैसी जगहों में से एक में एक लड़का था जो एक दवा की दुकान पर काम करता था। हर शाम दुकान का मालिक लड़के को कीचड़ खाने के लिए मजबूर करता, जिसके बाद लड़के का बहुत खून बहता। दुकान का मालिक सावधानी से खून इकट्ठा करता, फिर उसे बोतलों में डालता और अगले दिन एक उपचार टॉनिक, हीलिंग टॉनिक के रूप में बेचता। इस तरह के कड़े रखे गए रहस्य ऐसी चीजें थीं जिन्हें नोटिस करने में मास्टर सेवेंथ माहिर थे। नतीजतन शू चिंग ने बहुत कुछ सीखा। और तो और, जिस भी व्यक्ति को उसने पदक दिया उसमें अपार क्षमता थी। 20 से अधिक पहचान पदक बांटने के बाद मास्टर सेवेंथ ने अपनी खोज रोक दी। शू चिंग को देखते हुए उन्होंने आह भरी, एक नया भव्य युग आ रहा है। पिछली बार जब मैंने एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में इस तरह खोज की थी तो क्षमता वाले लोग मुश्किल से मिलते थे। अंत में मुझे केवल तुम्हारा तीसरा बड़ा भाई, थर्ड एल्डर ब्रदर मिला। लेकिन आजकल क्षमता वाले बहुत सारे लोग हैं। इस बार पहले की तरह मैं 50 में से एक को चुनने की योजना बना रहा हूँ। देखते हैं कि तुम्हें एक नया छोटा भाई मिलता है या एक नई छोटी बहन। मास्टर सेवेंथ अब तक के परिणामों से खुश लग रहे थे। शू चिंग, श्योर, उन सभी संभावित शिष्यों में से जिन्हें हमने कमांड पदक दिए, तुम्हें क्या लगता है कि कौन अंत में मेरे पास पहुंचेगा? डिंगशू ने एक पल के लिए सोचा, फिर बोली, अंकल, मुझे लगता है कि वो लड़की जो लोगों को श्राप दे सकती है वो बहुत अच्छा करेगी। मास्टर सेवेंथ मुस्कुराए और शू चिंग की ओर देखा। शू चिंग ने उन सभी लोगों के बारे में सोचा जिन्हें उसने देखा था और अंत में उसके विचार अमीर राजकुमार पर केंद्रित हो गए। मुझे लगता है कि जिस पर कब्जा है उसके पास सबसे अधिक संभावना है। मास्टर सेवेंथ इससे हैरान लग रहे थे। तुम ऐसा क्यों कहते हो? मुझे लगा कि तुम उस पहले वाले लड़के को चुनोगे। शू चिंग ने अपना सिर हिलाया। वो पर्याप्त सतर्क नहीं है। पूरे समूह में केवल वो राजकुमार ही वास्तव में सतर्क है। बहुत दिलचस्प। मास्टर सेवेंथ ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और हंसे। इसके साथ उन्होंने धर्म स्किफ का नियंत्रण लिया और इसे 7 ब्लड आइज की दिशा में वापस ले गए। यात्रा समाप्त हो गई थी। वापसी के रास्ते में शू चिंग के पास कुछ खाली समय था जो दुर्लभ था। उसने इसे अपने 121वें धर्म अपर्चर, 121 स्टोन धर्मा एपर्चर की खोज जारी रखने में बिताया। वो एक योजना बनाने लगा था कि आगे क्या करना है।
लेकिन कुछ विवरणों के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं था। अंत में उसने मास्टर सेवन से पूछा, जिन्होंने उसके संदेह की पुष्टि की। 7 ब्लड आइज का वर्जित खजाना, टैबू ट्रेजर, उसे 121वां धर्म अपर्चर खोजने में मदद कर सकता है, लेकिन उसे प्रयास करने के लिए सही अवसर खोजना होगा। थोड़ा और सोचने के बाद शू चिंग को वो छोटा आईना याद आया जो उसे कुछ समय पहले मिला था। उसे बाहर निकालते हुए उसने उसका अध्ययन किया। मास्टर सेवंथ ने उस पर एक नजर डाली, लेकिन कुछ नहीं कहा। शू चिंग ने कोई और सवाल नहीं पूछा। जैसे जैसे दिन बीतते गए और उसने अपना अध्ययन और चिंतन जारी रखा, उसकी योजना पक्की होती गई। आईना एक जादुई खजाने का टुकड़ा था और ऐसा लगता था कि ये 7 ब्लड आइज के वर्जित खजाने जैसा ही था। बेशक इस आईने की शक्तियां अलग थीं। यह आईना आत्मा को उत्तेजित करने में सक्षम लग रहा था। यदि कोई आईने में अपने प्रतिबिंब को देखता तो उसकी आत्मा चकरा जाती और उसे तीव्र दर्द महसूस होता। यदि वे मर जाते तो आईना उनकी एक ग्रू जैसी नकल तैयार करता जिसे आईना नियंत्रित कर सकता था। यह क्या कर सकता है, इस मामले में यह उपयोगी लग रहा था। हालांकि आईने पर कोई मंत्र नहीं था, इसलिए हालांकि यह नश्वर लोगों पर बहुत प्रभावी होगा, लेकिन कल्टीवेशन बेस वाले कल्टीवेटर्स के लिए परिणाम बहुत आश्चर्यजनक नहीं होंगे और निश्चित रूप से घातक नहीं। अगर मैं किसी को इस चीज से बेखबर पकड़ सकूं तो यह प्रभावी हो सकता है। शू चिंग को याद आया कि जब उसने पहली बार आईना हासिल किया था तो इसे देखने से उसकी आंखों में चुभन हुई थी और उसका ध्यान क्षण भर के लिए भटक गया था। उस तरह का एक पल का भटकाव सही समय पर इस्तेमाल किए जाने पर घातक हो सकता है। थोड़ा सोचने के बाद उसने बाद में इसे आजमाने की योजना के साथ आईना रख दिया। कुछ और दिन बीत गए इससे पहले कि 8 सेक्ट कोलिशन दूर दिखाई दिया। डिंग शू चिंग से अलग होने के लिए बहुत अनिच्छुक लग रही थी। हालांकि इसने उसे उतरने और परिवहन प्रभाग ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन में झांग सैन की ओर जाने से नहीं रोका। वो लंबे समय से बाहर था और उसने अपनी धर्म स्किफ की आत्म विस्फोट सुविधा का 2 बार लगातार उपयोग किया था। धर्म स्किफ ने शानदार सेवा की थी, लेकिन अब इसे मरम्मत की आवश्यकता थी। अभी दोपहर का समय था और जैसे ही वो 7 ब्लड आइज से गुजरा, उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने नीचे देखा। नीचे सड़क पर म्यूट था। पहले के सभी मौकों के विपरीत म्यूट ने अपने दाउस्ट बागे के नीचे कुत्ते की खाल की जर्किन नहीं पहनी थी। उसके पास केवल दाउस्ट बागे थे। वो असामान्य तरीके से चल रहा था। परछाइयों से चिपके रहने के बजाय वो बेशर्मी से सड़क के बीच में अकड़ कर चल रहा था। हालांकि वो अभी भी अपनी सुरक्षा बनाए हुए लग रहा था, लेकिन वो उससे बहुत अलग दिख रहा था जिसका शू चिंग आदी था। उसकी सतर्कता में उत्साह और यहाँ तक कि जिज्ञासा भी शामिल लग रही थी, और उसकी जिज्ञासा उसके आसपास के जीवित लोगों पर केंद्रित लग रही थी, जैसे कि वो किसी भी क्षण उनमें से एक को निगलने की कोशिश कर सकता है। सबसे प्रासंगिक बात यह थी कि म्यूट बहुत कमजोर लग रहा था। उसका शरीर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा। शू चिंग ने पहले भी ऐसा कुछ देखा था। इसने उसे उस अमीर राजकुमार की याद दिला दी जिस पर कब्जा किया गया था। अपनी आंखों में घोस्ट एम्परर पहाड़ का उपयोग करते हुए शू चिंग ने म्यूट को देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। आगे बढ़ते हुए वो ठीक म्यूट के सामने उतरा। उसके अचानक आगमन से म्यूट की अभिव्यक्ति बदल गई और वो स्वाभाविक रूप से पीछे हट गया। फिर ये देखकर कि शू चिंग कौन था, उसने जल्दी से अपना सिर झुकाया और साष्टांग प्रणाम करने के लिए गिर गया। इससे पहले कि वो जमीन पर गिर पाता, शू चिंग ने हाथ बढ़ाया और उसे गर्दन से पकड़ लिया। डरे हुए म्यूट को अपने चेहरे तक उठाते हुए उसने उसे बेहद ठंडी नजरों से देखा और कहा, तुम कौन हो? 309। म्यूट की आंखों में दहशत साफ दिखाई दे रही थी। उसका पूरा शरीर सिर से पैर तक कांप रहा था। वो खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारना चाहता था, लेकिन शू चिंग का हाथ उसकी गर्दन पर लोहे के शिकंजे की तरह कसा हुआ था। संघर्ष करने का कोई फायदा नहीं था। उन दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था। शू चिंग के सामने खड़े होने की तो वो सोच भी नहीं सकता था। आखिर वो अभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के बस करीब ही तो था। म्यूट के कल्टीवेशन बेस में कुछ अजीब सी बात थी। वो QE कंडेंसेशन और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के बीच कहीं अटका हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अगले लेवल पर जाने की प्रक्रिया शुरू तो की, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाया। सड़क पर लोगों की भीड़ थी। 7 ब्लड आइज और दूसरे सेक्ट्स के शिष्य भी वहां मौजूद थे। जब उन्होंने शू चिंग को म्यूट की गर्दन पकड़े देखा तो वे हैरान रह गए। आम लोग तो डर के मारे जल्दी जल्दी वहां से खिसक गए, जबकि कल्टीवेटर्स ने सम्मान में हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। 8 सेक्ट कोलिशन में शू चिंग का रुतबा ऐसा था कि अगर वो किसी शिष्य को सरेआम गर्दन से पकड़ ले तो किसी की भी उंगली उठाने की हिम्मत नहीं थी। वो सड़क पर किसी को मार भी दे तो भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। ज्यादा से ज्यादा उसे थोड़ी डांट पड़ जाती, और अगर उसके पास कोई वाजिब वजह होती तो शायद वो भी नहीं। एक तरह से वो कोलिशन में अपनी पूरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता था। शू चिंग ने ठंडी नजरों से म्यूट को देखा। उसे वो वक्त याद आया जब वे दोनों नदी के निरीक्षण दौरे पर थे। उस समय म्यूट QE कंडेंसेशन के पीक पर था। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में कदम रखने ही वाला था। अब अपनी घोस्ट टेम्परर वाली आंखों की मदद से शू चिंग ने उसे गौर से देखा और एक पल में ही सारी सच्चाई समझ गया। उसके सामने खड़ा वो शख्स सिर्फ एक खाली खोल था। उसके अंदर जो आत्मा राज कर रही थी वो म्यूट की नहीं थी। बिना एक शब्द कहे शू चिंग हवा में उड़ा और अपनी धर्म शिप की ओर बढ़ गया। म्यूट अभी भी उसकी पकड़ में था। शिप पर पहुंचकर वो केबिन के अंदर गया
गया। उसने तुरंत अपनी स्टाइजन फ्लेम को सक्रिय किया और म्यूट की गर्दन के जरिए आग की एक लहर उसके शरीर में भेज दी। म्यूट के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। उसका शरीर झटके खाने लगा और कांपने लगा। उसी वक्त शू चिंग ने उसके अंदर से उस बाहरी आत्मा को खींच निकाला। ये आत्मा म्यूट जैसी बिल्कुल नहीं थी। यह काली धुंध का एक धड़कता हुआ गोला थी जिससे एक बहुत ही बुरी और जहरीली आभा निकल रही थी। स्टाइजन फ्लेम की वजह से वो आत्मा बस तड़प रही थी। एक पल बाद शू चिंग की परछाई बाहर निकली। उसकी आंखें भूख से भरी थीं। वो आत्मा और भी जोर से फड़फड़ाने लगी। आखिरकार शू चिंग ने एक गहरी सांस ली और उस आत्मा को अपने अंदर खींच लिया। उसने उसे अपने 61वें धर्म अपर्चर में कैद कर दिया। जैसे ही उसने उसे सोखना शुरू किया, उसकी ताकत बढ़ गई। इस बीच म्यूट कांप गया और उसकी आंखों में आखिरकार वो जानी पहचानी चमक लौट आई। शू चिंग का चेहरा बिल्कुल भावहीन था जब उसने म्यूट को छोड़ दिया। म्यूट धर्मशिप के डेक पर गिर पड़ा। वो जोर जोर से सांस ले रहा था। उसकी नजरें अभी भी खाली थीं, लेकिन जैसे ही पुरानी यादें उसके दिमाग में वापस आईं, उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। वो तुरंत शू चिंग के सामने घुटनों पर गिर गया और अपना सिर जमीन पर पटक कर 3 बार नमन किया। उसकी आंखों में गहरी कृतज्ञता थी। शू चिंग ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और शांति से पूछा, क्या हुआ था? म्यूट ने एक जेड स्लिप निकाली और उस पर जल्दी जल्दी कुछ लिखा। फिर उसने बड़े आदर के साथ उसे शू चिंग को दे दिया। शू चिंग ने उसे पढ़ा। फिर उसने म्यूट को देखा जो अपनी उस पुरानी कुत्ते की खाल वाली जैकेट के बिना काफी असहज लग रहा था। शू चिंग ने कहा, जाकर अपने कपड़े बदल लो। म्यूट ने तुरंत अपने बैग से अपनी वो खास जैकेट निकाली और पहन ली। अब वो काफी रिलैक्स लग रहा था। वो डेक पर उकड़ू बैठ गया और चुपचाप शू चिंग के अगले आदेश का इंतजार करने लगा। जेड स्लिप से सारी बात साफ हो गई थी। यह सब म्यूट के फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचने की कोशिश का नतीजा था। जब कोई कल्टीवेटर इस लेवल पर जाने की कोशिश करता है तो उसे भयानक ग्रू यानी सायों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ज्यादातर लोग सेक्ट के सुरक्षित कमरों का इस्तेमाल करते हैं जहां लाइफ लैंप्स उन्हें बचाते हैं। म्यूट ने भी ऐसा ही किया था, लेकिन उसमें एक खास बात थी। जब वो अपने धर्म अपर्चर खोज रहा था तब तक सब ठीक था, लेकिन फिर सब गड़बड़ हो गया। म्यूट की इंद्रियां यानी सेंसेस बहुत तेज थीं। यही वजह थी कि वो शू चिंग की परछाई को भी देख लेता था, लेकिन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की प्रक्रिया के दौरान यही खूबी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उसकी तेज इंद्रियां अंधेरे में एक जलती हुई मशाल की तरह थीं, जिसने दूसरी दुनिया की अनजान ताकतों को अपनी ओर खींच लिया। जब भयानक साये आए तो एक बहुत ही ताकतवर परछाई ने उस पर झपट्टा मारा, उसके शरीर पर कब्जा कर लिया और उसकी आत्मा को दबा दिया। अगर शू चिंग ने उसे नहीं देखा होता तो कुछ ही समय में म्यूट की आत्मा पूरी तरह खत्म हो जाती और तब किसी के लिए भी ये पता लगाना मुश्किल होता कि असल में क्या हुआ था। शू चिंग ने चुपचाप उस बेहद कमजोर लेकिन शांत म्यूट को देखा। उसने सोचा कि म्यूट ने क्या क्या नहीं सहा और कैसे वो खुद इस सब में शामिल रहा है। उसे लगा जैसे म्यूट अब उसका अपना है। आखिर शुरू से ही म्यूट ने बार बार शू चिंग के पीछे चलने की इच्छा दिखाई थी और उसने वायलेंट क्राइम्स डिवीजन में बहुत मेहनत भी की थी। उससे नजरें हटाते हुए शू चिंग ने कहा, तुम यहीं अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकते हो। म्यूट की आंखें चमक उठीं। बिना किसी हिचकिचाहट के वो वहीं पालथी मारकर बैठ गया। वो जानता था कि ये प्रक्रिया कितनी खतरनाक हो सकती है, लेकिन शू चिंग के साथ होने से उसे कोई डर नहीं था। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और अपने कल्टीवेशन बेस को सक्रिय कर दिया। धीरे धीरे शाम हो गई। शू चिंग भी ध्यान में बैठ गया। देर रात उसने आंखें खोली और म्यूट को देखा। म्यूट के शरीर से एक अजीब सी लहर निकल रही थी, जैसे ज्वार का पानी। एक मनहूस हवा चलने लगी। शू चिंग के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसके सिर के ऊपर एक काला छाता प्रकट हुआ। उसने उस छाते को म्यूट के ऊपर भेज दिया, जहां उसने अपनी सुरक्षात्मक शक्ति फैला दी। जैसे ही वो सुरक्षा कवच बना, चारों तरफ से अनसुनी चीखें गूंजने लगी। उस काले छाते की आग के नीचे अनगिनत साए भागने लगे। इससे पहले कि वे भाग पाते, शू चिंग की परछाई ने एक बड़ा सा मुंह बनाया और उन्हें तेजी से निगलना शुरू कर दिया। कुरकुराने की आवाजें आईं जब परछाई ने उनमें से ज्यादातर को खा लिया। ये देखकर शू चिंग ने अपना हाथ लहराया। बाकी बचे साए उसके सामने बेबस थे। उसने उन्हें इकट्ठा किया और अपने 61वें धर्म अपर्चर में कैद कर लिया। देखते ही देखते 61वां अपर्चर पूरी तरह भर गया। ये तरीका भी काम करता है। शू चिंग की आंखें चमक उठीं। उसकी परछाई थोड़ी उदास हो गई। उसे बुरा लग रहा था कि उसका मास्टर उसका खाना छीन रहा है, लेकिन वो शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। शू चिंग ने छाता और उसकी सुरक्षा हटा दी। लाइफ लैंप के डर के बिना वो साए फिर से उमड़ पड़े। मनहूस हवाओं के साथ वे म्यूट के शरीर पर कब्जा करने के लिए उसकी ओर लपके, लेकिन वहां सिर्फ शू चिंग की स्टाइजन फ्लेम उनका इंतजार कर रही थी। आग चारों दिशाओं में फैल गई, उन सायों को समेटते हुए। पलक झपकते ही उन्हें शू चिंग के अंदर खींच लिया गया, जिससे उसका 62वां धर्म अपर्चर भर गया। शू चिंग बेहद खुश था। उसने
उसने सोचा भी नहीं था कि ये तरीका इतना कारगर होगा। लोगों से लड़कर और उन्हें मारकर आत्माएं इकट्ठा करने से ये कहीं ज्यादा आसान था, और ये सब म्यूट की वजह से मुमकिन हो पा रहा था, जो उन सायों के लिए एक चुंबक का काम कर रहा था। इस तरह समय बीतता गया, रात गुजर गई और शू चिंग की खुशी का ठिकाना नहीं था। उस दौरान उसने अपने 62वें से लेकर 73वें धर्म अपर्चर तक सब भर लिए थे। इस रफ्तार को देखकर शू चिंग ने म्यूट को बहुत प्यार से देखा। म्यूट का काम अभी पूरा नहीं हुआ था और लग रहा था कि वो कुछ और दिन ऐसे ही रहेगा। शू चिंग के अंदाजे के मुताबिक वो अपने सभी 120 अपर्चर भरने में कामयाब हो जाएगा। जब सचमुच के भयानक और बड़े ग्रू आएंगे तो शू चिंग अपनी घोस्ट एम्परर वाली आंखों से उन्हें साफ देख पाएगा। वे साए सिर्फ धुंध के गोले नहीं बल्कि पूरी तरह से बने हुए ग्रू थे। उदाहरण के लिए अभी शू चिंग एक ऐसे साए को देख रहा था जो एक विशाल काली मछली जैसा था। ये कई सौ मीटर लंबी थी और इलाके का चक्कर लगा रही थी। इससे पहले कि वो पास आती, शू चिंग म्यूट के बगल में गया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो काली मछली कांप गई और भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी स्टाइजन फ्लेम ने एक जाल बनकर उसे लपेट लिया, उसे नष्ट कर दिया और उसकी आत्मा शक्ति शू चिंग में समा गई। उसे अपने 74वें धर्म अपर्चर में कैद करने के बाद वो भी पूरा हो गया। बहुत संतुष्ट होकर शू चिंग फिर से ध्यान करने बैठ गया। चूंकि म्यूट पहले ही आधी प्रक्रिया से गुजर चुका था, इसलिए बाकी काम में ज्यादा समय नहीं लगा। अपर्चर खोजने में उसे सिर्फ 7 दिन लगे। फिर भी म्यूट अंधेरी रात में एक जलती हुई मशाल की तरह था, जिसने शू चिंग को शिकार करने के ढेर सारे मौके दिए। 80, फिर 90 और छठे दिन तक उसने अपने सभी 120 धर्म अपर्चर आत्माओं से भर लिए थे, लेकिन वो अभी रुका नहीं। उसने 7वें दिन इंतजार किया और 3 बेहद शक्तिशाली ग्रू को फंसाने में कामयाब रहा, जिन्हें उसने अपनी पुरानी कमजोर आत्माओं से बदल दिया। उस समय तक म्यूट का अपर्चर खोजने का काम पूरा हो चुका था और वो असली सफलता की शुरुआत करने के लिए तैयार था। आसपास मंडराते साए गायब हो गए और वापस नहीं आए। शू चिंग थोड़ा निराश हुआ, लेकिन कुल मिलाकर वो बहुत खुश था। 9वें दिन जब हल्की बारिश हो रही थी, म्यूट ने अपनी आंखें खोली। उसने अपना पहला धर्म अपर्चर खोल लिया था। उसकी शक्ति की लहरों से साफ था कि वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। अपनी नई ताकत महसूस करके उसने उत्साह में शू चिंग के सामने माथा टेक दिया और डेक पर अपना सिर जोर जोर से पटका। शू चिंग ने उसे देखा और शांति से कहा, तुम्हें बेलफायर सोल स्वॉलोइंग स्क्रिप्चर का अध्ययन करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके अपनी पहली लाइफ फ्लेम जला लो, क्योंकि उस खास चमक वाली अवस्था के बिना तुम एक जंगली मुर्गे की तरह हो। असली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर तुम तभी माने जाओगे। म्यूट जोर जोर से सिर पटकता रहा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। 8 सेक कोलिशन से ज्यादा दूर नहीं, सुप्रीम आर्बिटर सॉल्वेशन माउंटेन्स में एक अकेली कब्र थी। बारिश के बीच 2 आकृतियां उस कब्र की ओर चल रही थीं। रात एकदम खामोश थी, कोई आवाज नहीं, जैसे इन दोनों के आने से इलाके के सारे जीव चुप हो गए हों। सिर्फ बारिश के गिरने की आवाज आ रही थी, उदास और ठंडी। दोनों ने बड़े बड़े काले लबादे पहन रखे थे और उनके चेहरे ढके हुए थे। जो एक चीज दिख रही थी वो थे उनके मुखौटे, जो उस टूटे हुए देवता के चेहरे जैसे लग रहे थे। उन मुखौटों से एक बहुत ही डरावनी आभा निकल रही थी, जिसने हवा को भी कंपा दिया था। दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे बारिश में 2 देवता चल रहे हों, लेकिन उन्हें कोई देख नहीं पा रहा था, चाहे वो कितना भी ताकतवर कल्टीवेटर क्यों ना हो। उनका जीवन स्तर ही पूरी तरह अलग था। ये दोनों थे, नाइट डव और उसका मास्टर। हम जल्दी ही 8 सेक्ट कोलिशन में होंगे, आगे चलने वाले व्यक्ति ने कहा। उसकी आवाज एक युवक जैसी थी। क्या वो शख्स तैयार है जिसने हमें अपना प्रदर्शन देखने के लिए बुलाया है? हाँ, वो तैयार है मेरे प्रभु। 310। मास्टर 7 ने शू चिंग को आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाया था, जिसका मतलब था उस देवता की छवि की नकल करना, भले ही उस छवि का कोई चेहरा नहीं था। दूसरी तरफ शू चिंग ने म्यूट को एक अलग रास्ता दिया था। उसने उसे बेलफायर सोल स्वॉलोइंग स्क्रिप्चर का अध्ययन करने को कहा था। यह कत्लेआम का रास्ता था। शू चिंग को लगा कि म्यूट के लिए यही सबसे सही है। वो देख सकता था कि म्यूट की अब तक की जिंदगी सिर्फ हत्या और क्रूरता से भरी रही थी। पिछले कुछ दिनों से जब म्यूट उसके धर्म प्रोटेक्टर के रूप में काम कर रहा था, तो शू चिंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो खुद के ही किसी पुराने रूप को देख रहा हो। दुनिया बहुत मतलबी जगह थी और यहाँ सुरक्षा और स्थिरता सिर्फ कल्टीवेशन के जरिए ही मिल सकती थी। म्यूट एक हत्यारा था और शू चिंग जैसे लोगों के लिए बेलफायर सोल स्वॉलोइंग स्क्रिप्चर एकदम सही था। म्यूट ने शू चिंग की सलाह को बहुत गंभीरता से लिया। वो हमेशा से एक वफादार अनुयायी रहा था। ताकतवर लोगों का सम्मान करना उसकी फितरत में था। म्यूट को विदा करने के बाद शू चिंग ने आराम नहीं किया। वो तुरंत ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन की ओर निकल पड़ा, लेकिन जब वो वहां पहुंचा, शाम हो चुकी थी। वहां पहुंचते ही उसने सबसे पहले एक महिला शिष्य को देखा जो झांग सैन के बगल में खड़ी थी और शर्म से लाल हो रही थी। वहीं झांग सैन बड़े मजे से अपना पाइप पी रहा था। शू चिंग ने उस शिष्या को पहचान लिया। वो सेकंड पीक की एक एल्केमी कल्टीवेटर थी। शू चिंग को याद आया कि उसने उसे तब देखा था जब वो गु मुकिंग के साथ झांग सैन से बॉडीगार्ड सर्विस के बारे में बात करने आई थी। वो कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन दिखने में अच्छी थी। शू चिंग को अपनी तरफ आते देख उसका चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया।
उसने जल्दी से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वहां से भाग गई। शू चिंग झांग सैन के निजी मामलों में दखल नहीं देना चाहता था। वो बस किसी और चीज के बारे में पूछने ही वाला था कि झांग सैन ने गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। खैर, तुम्हें क्या लगता है, मैं काफी डैशिंग हूं ना? लाजवाब, शू चिंग ने पूरी गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा। वो जानता था कि इस तरह की तारीफ लोगों को खुश कर देती है, चाहे वो कैप्टन हो या उसके मास्टर। हर किसी को ये पसंद आता था। शू चिंग के चेहरे के भाव देखकर झांग सैन बहुत खुश हुआ। उसने अपना हाथ उठाया और शू चिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, लाओ उसे इधर दो। तुमने अपनी धर्म स्किफ उड़ा दी थी, है ना? क्या तुमने आखिरकार पार्टिसिपेशन इफेक्ट देखा? शू चिंग ने थोड़ा याद किया, फिर नमे सिर हिला दिया। उसने अपनी धर्म स्किफ बाहर निकाली। तुमने इसे नहीं देखा? नामुमकिन। झांग सैन ने बड़ी उत्सुकता से धर्म स्किफ की जांच की। एक पल बाद उसे बात समझ में आ गई। ओ, तो ये बात है, तुमने सारे आत्म विस्फोट इस्तेमाल नहीं किए। वैसे शू चिंग, ये पहली बार है जब तुम इस चीज को लगभग सही सलामत वापस लाए हो। मुझे यकीन है कि ये आसान नहीं रहा होगा। ऐसे ही करते रहो। झांग सैन जोर से हंसा। 3 दिन, मैं इसे तब तक ठीक कर दूंगा और ये बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन शू चिंग, तुम्हें अब काम शुरू करना होगा। उन धर्म अपर्चर को आत्माओं से भर दो ताकि तुम एक स्पिरिट ऑटोमेटन बना सको और इस चीज को अपग्रेड कर सको। मैं पहले ही कर चुका हूँ, शू चिंग ने शांति से जवाब दिया। हाँ? झांग सैन हक्का बक्का रह गया। वो खुद भी बेलफायर सोल स्वॉलोइंग स्क्रिप्चर का अभ्यास करता था और जानता था कि 120 धर्म अपर्चर को आत्माओं से भरने में कितनी मेहनत और कितना खून खराबा लगता है। और वो ये भूला नहीं था कि शू चिंग के पास 4 लाइफ फ्लेम थी। इतनी जल्दी? शू चिंग ने सिर हिलाया। अगले ही पल उसने अपने सभी 120 धर्म अपर्चर को सक्रिय कर दिया। उसके अंदर कैद अनगिनत आत्माओं की चीखें गूंज उठीं। ये एक भयानक और नफरत भरी ऊर्जा में बदल गई जो किसी तूफान की तरह चारों दिशाओं में फैल गई। इसे देखकर झांग सैन की सांस अटक गई। अगर ऐसा है तो 3 दिन काफी नहीं होंगे, मुझे 7 दिन लगेंगे। उसके बाद तुम उन आत्माओं को शिप के साथ जोड़ सकते हो और तुम्हारे पास एक धर्म शिप होगी। झांग सैन इतना उत्साहित हो गया कि उसने शू चिंग को नजरअंदाज कर दिया और तुरंत काम शुरू करने के लिए धर्म स्किफ को ले गया। उसे जाते हुए देखकर शू चिंग ने हाथ जोड़े और गहरा झुककर सम्मान दिया। फिर वो स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन के मुख्यालय की ओर चल पड़ा, जहां उसने अगले 7 दिनों तक रहने का फैसला किया था। 7 ब्लड आइज में स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन आजकल काफी व्यस्त था। उनका ध्यान सेक्ट के दूसरे विभागों के साथ मिलकर काम करने और कोलिशन से जुड़े अलग अलग मिशनों को संभालने पर था। 7 ब्लड आइज अब कोलिशन के हिस्से के रूप में अपनी भूमिका में ढल चुका था। सेक्ट के शिष्य नियमित रूप से कोलिशन मिशनों पर जाते थे और शू चिंग ने 7 ब्लड आइज की राजधानी में दूसरे सेक्ट्स के शिष्यों को भी काफी तादाद में देखा। 7 ब्लड आइज के शिष्य सिर्फ अपने सेक्ट तक ही सीमित नहीं थे। वे अक्सर दूसरे शहरों में खरीदारी करने, व्यापार करने और यहाँ तक कि दुकानें खोलने के लिए भी जाते थे। सच तो ये है कि कोलिशन में शामिल होने से 7 ब्लड आइज में काफी रौनक आ गई थी। इस वक्त कई मिशन 3 स्पिरिट्स डाउ सप्रेसिंग माउंटेन पर केंद्रित थे। फाइलों को देखने के बाद शू चिंग ने पाया कि वो जगह हाल ही में कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गई थी। उनके 137 सहायक देशों में आबादी काफी कम हो गई थी और इस नुकसान की भरपाई के लिए कल्टीवेटर्स नए लोगों की तलाश में दूर दूर तक फैल रहे थे। उनके शिकार अभियान इतने बढ़ गए थे कि कोलिशन ने स्थिति पर बारीकी से नजर रखना शुरू कर दिया था। कभी कभी इसके चलते दोनों संगठनों के बीच तनाव भी पैदा हो जाता था। कैप्टन का कहीं अता पता नहीं था। शू चिंग को पक्का नहीं था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वू जियानवू भी गायब है तो उसे शक हुआ कि वे दोनों मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। शू चिंग ने एक पल के लिए डार्क सेरेनिटी सेक्ट की दिशा में शक की नजर से देखा, फिर नजरें हटा लीं। स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन के कुछ अधिकारी हाल ही में नदी की सहायक धारा के दूसरे निरीक्षण दौरे के लिए निकले थे। शू चिंग और कैप्टन इस बार साथ नहीं जा रहे थे। इसके बजाय 5th पीक के कुछ 2 फ्लेम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट अधिकारी जिम्मा संभाल रहे थे। इन सब वजहों से स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन सामान्य से काफी खाली लग रहा था। शू चिंग को शांति पसंद थी, इसलिए वो वहां के हालात से खुश था। अपने ऑफिस में पालथी मारकर बैठते हुए उसने फिर से अपने 121वें धर्म अपर्चर पर ध्यान केंद्रित किया। मैं इसे जीवन और मृत्यु के बीच की किसी जगह पर खोल सकता हूँ। हाल ही के सफर से लौटते वक्त उसने 121वें अपर्चर को खोलने की एक योजना बनाई थी। ये अभी बस एक कच्ची योजना थी और इसमें बहुत बदलाव और लचीलेपन की जरूरत थी। मुझे शायद 7 ब्लड आइज के वर्जित खजाने यानी टैबू ट्रेजर की मदद लेनी होगी। शू चिंग ने उस विषय पर मास्टर 7th की कही बातों को याद किया और अब वो बस 7 दिनों तक इंतजार करना चाहता था, जब तक कि उसकी धर्म स्किफ अपग्रेड होकर धर्मशिप नहीं बन जाती। उसके बाद वो टैबू ट्रेजर के पास जाएगा और कुछ प्रयोग करेगा। हालांकि वो जानता था कि उसकी ये योजना खतरनाक होगी। वो थोड़ा हिचकिचा भी रहा था कि क्या उसे सच में ये जोखिम उठाना चाहिए। मुझे अभी इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। 7 दिनों में मैं बस वहां जाकर देख सकता हूँ। यही उसका फैसला था। जहां तक उसका सवाल था, उस 121वें धर्म अपर्चर को खोलना बहुत शानदार होगा, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो इसके लिए परेशान नहीं होगा। अगले कुछ दिनों तक वो शांत रहा और अपनी योजना के
अलग अलग पहलुओं को सुधारने पर ध्यान देता रहा। 7वें दिन की शाम को उसे झांग सैन का एक वॉइस मैसेज मिला कि उसकी धर्म स्किफ तैयार है। संदेश वाली जेड स्लिप को रखते हुए शू चिंग खड़ा हुआ और स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन से बाहर निकल गया। कल मैं सेक्ट के टैबू ट्रेजर को देखने जाऊंगा। उसने वक्त देखने के लिए आसमान की ओर नजर उठाई। शाम हो चुकी थी और लाल आसमान ने उसे अतीत के एक खास दिन की याद दिला दी। फैले हुए लाल बादलों ने ऊपर मौजूद देवता के टूटे हुए चेहरे पर लाल रोशनी डाल दी थी। सब कुछ खून के रंग जैसा लग रहा था। शू चिंग ने नजरें फेर लीं। पता नहीं क्यों उसे अंदर से घबराहट महसूस हो रही थी। ये एक ऐसा एहसास था जिसका वो आदी नहीं था और इसने उसे बहुत बेचैन कर दिया। बदकिस्मती से वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। इस बारे में सोचते हुए वो जल्दी से ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन पहुंचा। कुछ ही देर में वो अपनी पुरानी बिना चेहरे वाली धर्म स्किफ को देख रहा था। ये पहले से अलग नहीं लग रही थी, लेकिन करीब से देखने पर पता चला कि इसमें ज्यादा मजबूत दिव्यता थी और साथ ही इसमें कई और अनोखे मंत्र और जादुई प्रतीक जुड़े हुए थे। ये सब उस स्पिरिट ऑटोमेटन के लिए हैं जिसे तुम जल्द ही बनाओगे, झांग सैन ने समझाया। इससे तुम्हारे लिए धर्मशिप को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। मैं समझाने में वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। शू चिंग, उन कैद आत्माओं को लो और उन्हें धर्म स्किफ में डालने के लिए बेलफायर सोल स्वॉलोइंग स्क्रिप्चर वाले तरीके का इस्तेमाल करो। शू चिंग ने एक गहरी सांस ली और फिर बिना जरा भी हिचकिचाए अपने सभी 120 धर्म अपर्चर को सक्रिय कर दिया, जैसे 120 ज्वालामुखी एक साथ फट पड़े हों। धर्म शक्ति उमड़ पड़ी और आग की लपटें उबलने लगीं। एक जबरदस्त गर्मी बाहर निकली। उस आग के बीच शू चिंग के आसपास सब कुछ मुड़ता और पिघलता हुआ दिखने लगा। जमीन सूख गई और फट गई और झांग सैन ने जोर से सांस खींची और पीछे हट गया। शू चिंग इतना भारी दबाव छोड़ रहा था कि झांग सैन के लिए उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखों में चुभन होने लगी। इतना ताकतवर, वो बड़बड़ाया। शू चिंग ने तेजी से दोनों हाथों से मंत्र की मुद्राएं बनाना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां इतनी तेज चल रही थीं कि धुंधली दिखाई दे रही थीं। बेलफायर सोल स्वॉलोइंग स्क्रिप्चर की तकनीकों का इस्तेमाल करके उसने कैद आत्माओं में से लगभग आधी आत्माओं को बाहर निकाला और उन्हें एक विशाल आत्मा परछाई यानी सोल शैडो में बदल दिया, जिसके चेहरे पर बहुत ही खूंखार भाव थे। शू चिंग के मंत्र बदले और उसने स्टाइजन फ्लेम को बाहर भेजा। उसने सोल शैडो को आग में लपेट लिया और एक कवच जैसा कुछ बना दिया। उस कवच के साथ सोल शैडो की धड़कती हुई क्रूरता और नफरत भरी ऊर्जा को काबू में कर लिया गया। फिर शू चिंग ने इसे धर्म स्किफ के अंदर निर्देशित किया। झांग सैन ने मदद की। उसने धर्म स्किफ की शक्ति को सक्रिय किया, जिससे वो कांपने लगी। जब सोल शैडो अंदर गई तो एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। यहाँ तक कि पैट्रियार्क गोल्डन वज्र वॉरियर भी अपनी लोहे की सीख के अंदर से ये सब देखकर दंग रह गया। आखिरकार ये भयानक शू का दूसरा स्पिरिट ऑटोमेटन था और उसे बहुत बारीकी से ध्यान देना था कि कहीं ये उसके लिए खतरा तो नहीं बनेगा। जब सोल शैडो पूरी तरह से धर्म स्किफ में समा गई तो शिप साफ तौर पर कांप गई और फिर उसका बिना चेहरे वाला अगला हिस्सा अचानक बदल गया। अचानक उस पर एक खुखार चेहरा उभर आया। ये वही चेहरा था जो उस सोल शैडो का था। शू चिंग के दिमाग में एक नई सनसनी दौड़ गई जो धर्म स्किफ से बिल्कुल अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये चीज अब उसकी अपनी इंद्रियों का हिस्सा बन गई हो। उसकी समझ के मुताबिक उसकी धर्म स्किफ अब पूरी हो चुकी थी और उस पर उसका नियंत्रण पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर था। सोल शैडो को तो भूल ही जाओ, सिर्फ इस पर लगे मंत्र ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल को पार करने के लिए काफी थे और ये गोल्ड कोर एक्सपर्ट्स के लिए भी खतरा बन सकते थे। अब ये धर्म स्किफ नहीं रही थी, ये एक धर्मशिप बन चुकी थी। शू चिंग की आंखें चमक उठी और झांग सैन हद से ज्यादा उत्साहित लग रहा था। ये काम कर गया। जैसे जैसे आसमान और लाल होता गया, दो आकृतियां 8 सेक्ट कोलिशन में सोरिंग क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट की राजधानी की सड़क पर चल रही थी। एक आगे चल रहा था और दूसरा पीछे, बिल्कुल एक मालिक और नौकर की तरह। दोनों ने काले लबादे पहन रखे थे और उनके चेहरों पर वो मुखौटे थे जो उस टूटे हुए देवता के चेहरे जैसे दिखते थे। उनसे एक बहुत ही डरावनी आभा निकल रही थी। कितना हलचल भरा शहर है, आगे चलने वाले व्यक्ति ने कहा। उसकी आवाज से लग रहा था कि वो नौजवान है और ऐसा भी लग रहा था कि वो मुस्कुरा रहा है। क्या प्रदर्शन जल्द ही शुरू होगा नाइट डव? मेरे प्रभु, मुझे पूछताछ का जवाब मिल गया है। प्रदर्शन बस शुरू होने ही वाला है। लगभग ठीक उसी पल जब नाइट डव ने जवाब दिया, 8 सेक्ट कोलिशन के बाहर एवरलास्टिंग इमॉर्टल प्रोफंडिटी रिवर की सहायक नदी का पानी बदल गया। वो एकदम गहरा काला हो गया